हाँ जी। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं अर्जुना जी 2024 बैच में। गुड इवनिंग जनाब, एकदम बढ़िया। मैं बहुत अच्छा हूं भाई, आप लोग बताइए कैसे हैं। सब एकदम मस्त। और पढ़ाई वढ़ाई लास्ट क्लास में जो पढ़ा रिवाइज करके आए हो उसको। हाँ, सबसे पहले ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार बेटा थम्स अप करियो। हाँ जी, ऑडियो वीडियो अगर सब कुछ सही है तो एक बार फटाफट से थम्स अप करो। ये काम सबसे पहले करो आप लोग। सब सही है एकदम। गुड इवनिंग। हाँ जी नमस्कार, गुड इवनिंग। नमस्कार नमस्कार। लव यू बेटा, नमस्कार। सब एकदम मस्त है भाई, सब बढ़िया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, गुड इवनिंग। सब बढ़िया है, वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। हाँ, तो बेटा कैसे लग रहा है आप लोगों को आज फर्स्ट क्लास लेके केमिस्ट्री की है। आज पहली क्लास हुई है मेरे हिसाब से इस बैच में। ये मेरी पहली क्लास है जो 4 बजे से हुई है ना। अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई है सारी क्लासेस अपनी लास्ट वाली होती थी, सेकंड क्लास होती थी, शाम वाली क्लास। सही लग रहा है। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी नमस्कार, गुड इवनिंग बेटा। क्या कह रहे हो, क्या टॉपर बैच, क्या है टॉपर बैच। मुझे नहीं पता भैया। अरे नहीं पता मुझे, मैंने नहीं देखा ऐसा कुछ। मुझे नहीं पता है भाई, हमने नहीं देखा ऐसा कुछ। सही है सही है सही है, बढ़िया। हाँ क्योंकि देखो ऐसा होता है ना भाई, जब सेकंड क्लास होती है, सेकंड क्लास होती है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एकदम से जुनून के साथ आते हैं फर्स्ट क्लास में पढ़ने के लिए। और जैसे उनको लगे कि यार फर्स्ट क्लास तो बढ़िया पढ़ ली, सेकंड क्लास बोले केमिस्ट्री की है, और केमिस्ट्री में भी सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, तो फिर कईयों की ना वो जो घुटने होते हैं वो झुक जाते हैं, है ना, ऐसा होता है ना। देखेंगे देखेंगे क्या है, मैं पता करता हूं उसका। नोटिफिकेशन आया होगा तो नाम से तो ऐसा ही पता लग रहा है कि कोई टॉपर का बैच बनाया जा रहा होगा, है ना। नाम से तो यही पता लग रहा है, लेकिन क्या है वो देख लेंगे एक बार। मैं एक बार देखूंगा। हम्म। ठीक है ठीक है। अरे जो भी होगा देख लेंगे यार, तुम अभी क्यों टेंशन ले रहे हो इतनी। हाँ फालतू में ही। आओ, देखो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को खूब सारे होमवर्क दिया था, है ना। लास्ट क्लास में आपको काफी सारे क्वेश्चंस होमवर्क मिले थे, और वो जो सारे क्वेश्चंस है होमवर्क वाले, वो आपको अगले वाले सेशन में, जो नेक्स्ट सेशन होगा ना अपना, कल जो आपका एक्स्ट्रा सेशन होगा जिसको मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहा हूं, उस वाले सेशन में आपको वो सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप लोग उन सारे क्वेश्चंस को देखोगे। सर आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन को खत्म कर दिया था। हाइब्रिडाइजेशन के बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड स्टेट, ये भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में खत्म कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने पढ़ाया था आप लोगों को क्या, कि पाइप बॉन्ड का नामकरण कैसे किया जाता है, नोमेनक्लेचर ऑफ पाइप बॉन्ड, ये हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे, ठीक है ना। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। दादा नया टॉपिक आएगा, कौन सा, हाउ टू कंपेयर बॉन्ड एंगल्स, है ना। बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन अपने आप में एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक होता है। थोड़ा सा काफी सारी इंफॉर्मेशन इसके लिए पता होनी जरूरी होती है, ठीक है। सर ये चैप्टर कब खत्म होगा, अभी टाइम लगेगा भाई, अभी टाइम लगेगा, है ना, हाँ टाइम लगेगा अभी। उसके बाद बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, है ना, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। और फिर उसके बाद आएगा आपका डाइपोल मोमेंट। तो आज जो है ना अपना एजेंडा ये है इन वाले टॉपिक्स को करना। देखते हैं कितने टॉपिक्स हम लोग कर पाते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और उसमें एक छोटा सा टॉपिक देखो ये रह गया था, वो है बेटा लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। तो आप लोग अब सारे लोग सावधान की पोजीशन में आ जाओ, है ना, एकदम बढ़िया एक जगह पे बैठो टिका के, क्लियर। और ये जो अपना अगला पौने 2 घंटे हैं, है ना, उस पौने 2 घंटे में एकदम बढ़िया ढंग से बैठ के पढ़ाई करो। आज काफी सारे नया टॉपिक, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बॉन्ड एंगल वाला। और फिर उसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, वो भी एकदम एकदम से डिफरेंट टॉपिक है ना। तो बढ़िया ढंग से बैठो। ठीक ठीक ठीक, स्टार्ट करें स्टार्ट करें। एक बार के लिए फटाफट से थम्स अप हो जाए कि सर हम लोग सब तैयार हैं। अबे टॉपर बैच वाली स्पैमिंग छोड़ो भाई, छोड़ो। जो भी है टॉपर बैच, जो भी है जैसा भी होगा उसका फर्दर नोटिफिकेशन आपके पास आएगा ना, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, है ना। तो एक बार फटाफट से थम्स अप कर दो कि सर स्टार्ट करने के लिए हम सब लोग रेडी हैं। यस यस यस, करें करें स्टार्ट। हम्म।
किया जाए स्टार्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है जी, आ जाओ। देखो सबसे पहली चीज हम लोग लिमिटेशंस की बात करते हैं। वो लिखता है कि इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिज्म ऑफ O2। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के, सॉरी केमिकल बॉन्डिंग क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ के आए हो, तो मुझे एक बात बताओ, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, बेटा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ा तो बहुत अच्छी बात है, ना भी पढ़ा हो आप लोगों ने कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, जिनको मैग्नेटिक फील्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उनको हम लोग पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। ठीक है ना? जैसे मान लो एक चुंबक है ना, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं ना यार, तुम लोग क्यों टेंशन ले रहे हो। जैसे मान लो आपके पास एक चुंबक है, ठीक है ना, मैग्नेट है, उस मैग्नेट के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस मैग्नेट के पास जैसे ही आप आयरन लेके जाते हो ना, लोहा, तो ये मैग्नेट क्या करती है, उस लोहे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है ना? तो उस मैग्नेट के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, वो क्या कर रहा है, वो उस लोहे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। दैट आयरन इज वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, दैट मींस द आयरन इज कौन सा, आयरन इज कौन सा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है? इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में आप आगे और पढ़ लोगे। क्लियर? हां, हम लोग इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। थ्योरी आएगी अगली वाली थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसमें भी हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, तो वो आप टेंशन मत लो। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो वीकली अट्रैक्ट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जिनको अट्रैक्ट करता है। और सर इनकी पहचान क्या होती है, कैसे पता लगता है कि कोई भी सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है या फिर नहीं है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में एक और खास बात होती है कि उनके पास एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। यस, एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। अगर किसी के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता तो कभी भी पैरामैग्नेटिक नहीं हो सकता, है ना? एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। तो ये जो आपका O2 होता है ना बेटा, O2 एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, लेकिन इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के पैरामैग्नेटिज्म को आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यस, अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे पूछेंगे सर क्यों नहीं कर सकते, इसका रीजन भी बता दो। फिर देखो, O2 मॉलिक्यूल जो होता है ना, वो ऑक्सीजन उसमें डबल बॉन्ड बनाता है। यस, यही होता है। डबल में से बेटा एक बॉन्ड होता है सिग्मा और एक बॉन्ड होता है पाई। देखो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारी दुनिया जानती है, 1s2 2s2 2p4। दादा हाँ ना बोलना पड़ेगा, यही होता है क्या? अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात करूं तो ग्राउंड स्टेट में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है। यस, और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये रहे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये वाले जो 2 ऑर्बिटल हैं, इनमें से एक ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, दूसरे ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बन जाएगा। यस, ये वाला जो ऑर्बिटल है ऑक्सीजन का, वो दूसरे ऑक्सीजन के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर लेगा। ये वाला जो ऑर्बिटल है वो भी ओवरलैप कर लेगा। मतलब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आ चुके हैं। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आ चुके हैं तो बेटा ऑक्सीजन के पास क्या कोई आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेगा? ये वाला ऑक्सीजन, ये जो इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये अनपेयर्ड है तो सही। अरे भाई ये तो बॉन्ड बनने से पहले अनपेयर्ड है। अगर बॉन्ड बनेगा तो ऑक्सीजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन आके इसके साथ पेयर हो जाएगा, दूसरे ऑक्सीजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन आके इसके साथ पेयर हो जाएगा, तो ये भी तो पेयर हो जाएंगे। क्या इस ऑक्सीजन के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा? हाँ ना बोलो। क्या इस ऑक्सीजन के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा? नहीं बचेगा। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू वीबीटी। लेकिन जो ऑक्सीजन है, ये देखा गया कि बेटा ऑक्सीजन जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। इसके पैरामैग्नेटिज्म को आप वीबीटी के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते। समझ में आ गई मेरी बात? हाँ ना बोलना यार दादा। यस, बहुत बढ़िया। ये इसकी पहली लिमिटेशन। दूसरा क्या था? इट वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ H2+। H2+ कैसे बन गया, इसकी एग्जिस्टेंस को भी आप वीबीटी से नहीं समझा सकते। कोई बोलेगा साहब क्यों नहीं समझा सकते? देखो H2+ में क्या क्या रहा होगा? एक रहा होगा हाइड्रोजन, एक रहा होगा H+। यस, तो हाइड्रोजन का 1s इलेक्ट्रॉन, 1s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन H+ बेचारे हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन था और इसका प्लस आ गया, मतलब वो इलेक्ट्रॉन भी चला गया सर, वो इलेक्ट्रॉन भी चला गया सर, उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। आप याद करो वीबीटी, वीबीटी क्या बोलता है? अगर मान लो 2 स्पीसीज के बीच बॉन्ड बनना है तो इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है।
यस ये दोनों एटम आएंगे एक दूसरे के पास एक एक इलेक्ट्रॉन लेके, ये इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर हो जाएंगे, उनके वैलेंस ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे, ओवरलैपिंग होगी और उससे बॉन्ड बन जाएगा, है ना। एक एक इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, याद आया। लेकिन मुन्ना एक बात देख, इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन H+ के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अगर इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ओवरलैपिंग भी पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि वीबीटी ये कहता है जो दो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे उन दोनों ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। यहां H+ के पास बेटा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस वजह से ओवरलैपिंग नहीं होगी, ओवरलैपिंग नहीं होगी तो H2+ का फॉर्मेशन नहीं होगा अकॉर्डिंग टू वीबीटी, ठीक है। बट आपका H2+ एग्जिस्ट करता है, उस एग्जिस्टेंस को आप वीबीटी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई क्या भाई लोगों, मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या, क्या ये बात सही है मुन्ना? यस यस यस, हाइब्रिडाइजेशन होगा H2+ में। अबे बांग खा के आए हो क्या? H2+ में हाइब्रिडाइजेशन, कल को कह दोगे O2 में हाइब्रिडाइजेशन, फिर कहोगे हाइड्रोजन अकेले एटम में हाइब्रिडाइजेशन। अबे कल समझाया था तुम्हें, डायटोमिक मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं करते हम लोग, है ना। हाँ सुबह सुबह मतलब क्लास स्टार्ट होते ही है, बताओ हद है, मतलब कहां से आ गया हाइब्रिडाइजेशन H2+ में भाई? अरे नींद उड़ाने के लिए गलत गलत चीज खा ली मुझे लगता है इसने। क्लियर बेटा, नोट कर लिया आप लोगों ने? यस आगे चल सकते हैं हम लोग। अरे बेटा H2+ बनता है, H2+ एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस को वीबीटी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, है ना। इसके पैरामैग्नेटिज्म को वीबीटी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक आगे थ्योरी आएगी, एक थ्योरी आएगी जिसको मैं बताऊंगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको बोला जाता है MOT, है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वो थ्योरी एक्सप्लेन करेगी कि कैसे H2+ बनता है और क्यों O2 जो होता है वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। क्लियर? चलो जी बहुत बढ़िया, चलो बेटा आगे चलते हैं। अब इसी के साथ ये लिमिटेशन खत्म हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि मान लो दो स्पीसीज आपको दे रखी है ना, और उन दो स्पीसीज में आपको बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है। तो ये बॉन्ड एंगल कैसे कंपेयर किया जाए? बॉन्ड एंगल अपने आप में बिल्कुल सेपरेट सा टॉपिक है, आपको पढ़ के मजा आएगा, है ना। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। हाँ मोटी नहीं बे, MOT मतलब हद है, हाँ MOT भाई। अबे ना तो ये मोती है ना ये मोटी है, MOT है, ठीक है। हाँ कोई नाराज हो जाएगा भाई और फिर मुझे बोलेगा कि सर तो मतलब ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं लोगों के बीच में, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। आओ आइए बेटा बात करते हैं कि जो आपका बॉन्ड एंगल है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। देखो बॉन्ड एंगल जिन जिन फैक्टर पे डिपेंड करता है ना, वो फैक्टर आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहले जब भी आपका बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आता है, आपको क्या करना पड़ता है? हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ता है। हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल चेंज होता है ना। फिर उसके बाद नंबर ऑफ लोन पेयर होंगे अगर सेंट्रल एटम पे, तो उसके अकॉर्डिंग भी बॉन्ड एंगल चेंज होगा। ये दो चीज हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। ये दो नई चीज है, साइज या फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अगर आपका सेंट्रल एटम चेंज होता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी चेंज होगी, उसकी साइज चेंज होगी, उसके अकॉर्डिंग भी आपका बॉन्ड एंगल चेंज हो सकता है, ठीक है ना। या फिर साइज और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम। अगर मान लो आपका टर्मिनल एटम चेंज होता है, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी चेंज होती है, उसकी साइज चेंज होती है, उसके अकॉर्डिंग भी आपका बॉन्ड एंगल डिपेंड कर सकता है, ठीक है ना। तो ये आपके चार डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसपे बॉन्ड एंगल डिपेंड करेगा। फटाफट से आप इसको नोट करो, हो जाए तो एक बार डन लिखना, फिर हम लोग आगे चलेंगे। हाँ अगर हो जाए तो बेटा फटाफट से नोट करो, फिर हम लोग आगे चलेंगे। यस 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 फटाफट से बताओ। यस अभी देखो यार, ये तुम जिस हिसाब से स्पैमिंग कर रहे हो ना, ये टॉपर्स बैच और फलाना ढिमका, इसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है ना, लेकिन फिर भी ये तुम्हारे लक्षण मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं, जो यहाँ फालतू का स्पैम कर रहे हैं वो तो नहीं जा पाएगा उस टॉपर बैच में, अगर वो एक्चुअली टॉपर्स के लिए बैच बना है तो, है ना। क्योंकि टॉपर के लिए जो बैच बना वो बच्चा वही जाएगा जो चुपचाप पढ़ाई कर रहा है ना। वो फालतू यहाँ आके टॉपर और ये वो पता नहीं क्या क्या लिख रहे हो। आज तो स्पैम कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ये फर्स्ट क्लास में स्पैमर ज्यादा आते हैं मुझे ऐसा लगता है, सेकंड क्लास तक वो थक जाते हैं, है ना। तो मुझे लगता है सेकंड क्लास ही ठीक है
है ना। अरे भाई ये चारों पॉइंट अभी डिटेल में समझाऊंगा मैं, चिंता मत करो यार, पैसा तुमने पूरा दिया है तो पूरा पढ़ोगे ना। आओ देखो एक एक फैक्टर को हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बेटा हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है, जैसे मानो आप लोगों को ये चीज पता है कि अगर मैं बात करूं sp हाइब्रिडाइजेशन की, है ना, तो sp हाइब्रिडाइजेशन में जो बॉन्ड एंगल होता है बेटा वो कितना होता है 180 डिग्री का। अगर मान लो सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp2 है, तो आप सब लोग जानते हो कि sp2 में हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल कितना होता है 120 डिग्री का। और अगर मान लो हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 है, तो वहां पर बॉन्ड एंगल होता है 109.28 डिग्री का। यस, इसका मतलब अगर हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा यहां से यहां, तो आपका बॉन्ड एंगल भी चेंज होगा। ये सब हम लोग जानते हैं, है ना। आप बोलोगे सर एग्जांपल दे दो तो मजा आ जाएगा इसमें। आइए फिर एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आप लोगों को। जैसे मान लो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि एक बात बता यार, एक लिखा है CH4, एक लिखा है तेरे सामने BF3 और एक लिखा है तेरा BeCl2, है ना। और तू एक काम कर, इन तीनों में बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बता दे, ठीक है। तो बेटा फटाफट से आप ये काम कर दो, इन तीनों में बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताओ, जल्दी ये काम करो। पहला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। किसी ने एक और क्वेश्चन पूछ लिया मेरे से एक दिन, वो मेरे से कहता है कि आप एक काम करो NO2+ और NO3-, इसमें बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताओ। मैंने कहा भाई करेंगे कोशिश, ऐसी क्या बात है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करो, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताइए, जल्दी बताओ। हां, और मान लो अगर मान लो इस तरह का क्वेश्चन आ गया, क्या लेट से क्वेश्चन है, एक आपसे पूछ लिया HgCl2 और एक आपसे पूछ लिया SnCl2, इसमें भी आपसे बताइए बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा, है ना। कर लिया होगा तुम लोगों ने, मुझे पता है। यस यस कर लिया होगा, है ना, मुझे पता है कर लिया होगा। सर यहां पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यस, तो बॉन्ड एंगल 109.28 होगा। सर यहां पर बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो सर बॉन्ड एंगल क्या होगा सर 120 होगा। और यहां पर BeCl2 में हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। सर बॉन्ड एंगल का ऑर्डर ये होगा, कोई टेंशन ही नहीं है ना, बहुत आसान चीज है। सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन देखना है, जब भी क्वेश्चन आएगा बॉन्ड एंगल का सबसे पहला काम क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन देखना है। NO2+ देखो, नाइट्रोजन यहां पर सर हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। यस, यहां पर सर sp2 है, तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा, है ना, ऐसा ही होगा। इसका मतलब यहां पर बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। क्लियर। यहां देखो HgCl2, बेटा Hg के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आगे तो sp, और यहां पर Sn के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, सिंपल सी बात है, इसका बॉन्ड एंगल HgCl2 का ज्यादा होगा। बताइए क्लियर है क्या, कोई परेशानी है आप लोगों को। हाइब्रिडाइजेशन कितने क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवाए ना कल वाली क्लास में, इतने क्वेश्चन करवाए ना कि भाई अब तक तो तुम्हें एकदम से हर चीज ऐसे याद हो जानी चाहिए थी, है ना, कि इसका हाइब्रिडाइजेशन ये, इसका हाइब्रिडाइजेशन ये। याद है, रिवाइज करके आए हो क्या। यस यस, पढ़ के आए हो क्या तुम लोग। अरे पढ़ के आए हो लास्ट क्लास वाला। यस बेटा, नोट कर लियो और डन लिख देना। कितने लोगों का मैच किया ये भी बताइए जरा, कितने लोगों का मैच किया, कितने लोगों का किया, है ना। नोट कर लिया हो तो डन लिखना, फिर आगे चलेंगे। यस यस, बताओ बताओ, पढ़ के आए हो पक्का। चलो फिर आगे चले, आगे चले, आगे चले, चले, ठीक है जी, बहुत बढ़िया यार, तुम लोग क्या समझदार आदमी हो यार, देखो बहुत बढ़िया, है ना। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। आइए अब देखो दूसरा केस देखते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर। देखो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, हाइब्रिडाइजेशन। फिर आपने देखा कि इफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इज सेम, है ना, आपने क्या देखा कि जो सेंट्रल एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन सेम है। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इज सेम, अगर ये वाला केस है, फिर आपको देखना है लोन पेयर। और हम लोगों ने पढ़ा है कि लोन पेयर जितना ज्यादा होगा, नंबर ऑफ लोन पेयर जितने ज्यादा होंगे, आपका बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा। ये हम लोगों ने VSCPR में बहुत अच्छे से समझा था, याद है। अगर आप लोग बेटा हर क्लास अच्छे से रिवाइज करते आओगे तो आपको ये सारी चीजें पता होंगी। अगर आप लोग कभी कभी, है ना, पैराशूट की तरह अगर आप लोग क्लास में उतरते हो तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। याद है ये चीज, कितने बच्चों को याद है ये चीज, है जी। ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था। अगर सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो आपको क्या चेक करना है, लोन पेयर चेक करने हैं। जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा। यस, आप बोलोगे सर हम ऐसे नहीं मान रहे, एग्जाम्पल दो।
है ना सर, एग्जाम्पल दो। आइए एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, लेट से एक लिखा है मैंने CH4, ठीक है, एक लिखा है मैंने NH3 और एक लिखा है मैंने H2। बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बता दो खटाखट। एक और एग्जाम्पल लिखा है आप लोगों के सामने, जैसे एक लिखा है SO2, एक लिखा है SO3, इसमें बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। यस, ये खुद से करो बेटा। NH4 प्लस लिखा है, ठीक है, एक NH3 लिखा है और एक NH2 माइनस लिखा है ना। ये आपके सामने तीन मैंने अलग अलग क्वेश्चंस दिए हैं, फटाफट से आपको बताना है किसमें बॉन्ड एंगल का क्या ऑर्डर होना चाहिए। और मुझे ऐसा पूरा विश्वास है आप लोगों के, ऐसा पूरा भरोसा है भाई कि आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। कर पाओगे क्या? यस यस, हाँ जी, नमस्कार बेटा, नमस्कार। जो लोग नींद से देर से जागे हैं, है ना, जो लोग अभी अभी एकदम से उतरे हैं पैराशूट, जिनका अभी लैंड किया है, उन सब लोगों को नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। हाँ देखिए सर, आप कहोगे सर देखो यहां पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन सर sp3 है, ठीक है ना, लेकिन सर दिक्कत यह है कि यहां 4 बॉन्ड पेयर है और 0 लोन पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है सर। यहां पर भी नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है सर, लेकिन सर यहां बॉन्ड पेयर 3 है और सर लोन पेयर 1 है। यहां पर ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है सर, यहां पर बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर 2 है सर। हाइब्रिडाइजेशन सेम है सेंट्रल एटम का, और जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ेगा वैसे वैसे, वाह, वैसे वैसे बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा। ऐसे क्रिकेट काम आता है कई कई जगह, है ना, है ना। आइए फिर हम लोग और आगे चलते हैं। बेटा ये वाला केस देखो, सल्फर है, सल्फर के पास सर 2 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है कि नहीं है? अरे भाई वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 4 बॉन्ड बना लिए सर। हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का sp2 है सर, यहां पर भी सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, लेकिन 3 बॉन्ड पेयर है सर और कोई लोन पेयर नहीं है। 3 बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है सर, दोनों ही जगह हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लेकिन क्योंकि इसमें लोन पेयर है इस वजह से इसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा। क्लियर? यस दादा, यस यस यस, ओके। और देखो सर NH4 प्लस, सर नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है सर, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। यहां देखो सर, यहां पर 3 लोन बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है सर, हाइब्रिडाइजेशन यहां पर भी sp3 है। यहां देखिए सर 2 ही बॉन्ड पेयर है सर, 2 लोन पेयर है सर, यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा। क्या आप लोगों को ये मेरी बात समझ में आ गई क्या? है भाई? अरे समझ में आया मुन्ना? यस, सबका मैच किया? कितने लोगों का मैच किया देखिए, बताओ ईमानदारी से। हाँ, अबे तुम्हें जेई की कसम है, झूठ मत बोलियो, है ना। कुछ लोग बोलेंगे सर जेई की कसम का फर्क नहीं पड़ता हमें, हमें तो आप उसकी कसम अगर दिला दो ना तब बहुत दिक्कत हो जाएगी सर, है ना, वहां परेशानी है सर। हाँ, मतलब ये ऐसी उम्र है ना, ये वाली उम्र ऐसी है ना वो कि इंसान ना झूठी कसम भी नहीं खाता किसी की, है ऐसा होता है ना। उसको ऐसे लगता है कि यार क्या पता मैंने झूठी कसम खा ली तो पता नहीं क्या हो जाए उसके साथ। तो ऐसा ही है, उम्र ऐसी है ये वाली। तो थोड़े टाइम के बाद जब तुम मेच्योर होगे तब तुम्हें समझ में आएगा, है ना, तब तुम्हें हंसी आएगी अपने ऊपर। यस, मैच कर गया, नोट भी कर लिया, डन लिखो, नोट कर लिया, चलो भैया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये दूसरा वाला केस था बेटा। अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं साइज और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, साइज और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, है ना। तो देखो अब ये वाला टॉपिक आपको, ये वाला तीसरा कॉन्सेप्ट आपको तब लगाना है जब हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, है ना। हाइब्रिडाइजेशन जो है बेटा वो सेम है सेंट्रल एटम का, ठीक है, और नंबर ऑफ लोन पेयर इज सेम, नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम है। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दोनों सेम है। जब ये दोनों पॉइंट सेम हो फिर आपको सोचना है आपका जो सेंट्रल एटम है वो डिफरेंट है ना। तीसरा कंडीशन क्या है? सेंट्रल एटम डिफरेंट है। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही? सेंट्रल एटम जो बेटा वो डिफरेंट है। क्लियर? सेंट्रल एटम डिफरेंट है तो आप लोग एक बहुत बात बोलोगे कि सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा, ठीक है ना, सेंट्रल बॉन्ड एंगल जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेंट्रल एटम का जितना ज्यादा होगा बेटा, सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा उतना ही बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन मैं फिर कह दूं भाई, फिर मैं तुम्हें चीख चीख के कह रहा हूं, ये वाला पॉइंट कब देखना है? जब शुरू वाले दोनों पॉइंट सेम हो।
जब शुरू वाले दोनों पॉइंट सेम हो तब आपको देखना है। यस यस यस, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेंट्रल एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगा बॉन्ड एंगल भी उतना ही ज्यादा होगा। अब आप लोग बोलोगे वाई, हाँ ये वाई का जवाब देना सर सबसे ज्यादा जरूरी है ना, है ना? हाँ भाई ये समझ लो वाई तो सबसे पहले जवाब देंगे। ऐसा क्यों हुआ? मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं। लेट से ऐसे लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है NF3 और एक लिखा हुआ है PF3, है ना? या फिर ऐसे मान लो सेंट्रल एटम डिफरेंट करना है क्या? हाँ, क्या लिखा है? हाइब्रिडाइजेशन सेम, सेंट्रल एटम जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो ऐसे मान लो कि सेंट्रल एटम एक बार लिखा है NF3 और एक बार लिखा है मैंने PF3, ऐसे लिख दिया। सोच के देखो एक बार, है ना? या फिर स्पेसिफिक कोई भी एग्जांपल मत लो, ऐसे समझ लेते हैं हम लोग। ये है सेंट्रल एटम और इससे 3 बॉन्ड बने हुए, लेट से, है ना? इससे 3 बॉन्ड बने हुए, ये इस तरह का बॉन्ड, या फिर ये 2 बॉन्ड ले लो, इससे तुम्हें कहानी ज्यादा समझ में आएगी। अब एक चीज सोच के देखो, एक चीज सोच के देखो, समझना अच्छे से, है ना? अच्छे से समझना। अगर मान लेते हैं सेंट्रल एटम है यहां पर A और यहां पर सेंट्रल एटम है B, ठीक? अगर मान लो A का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, मैंने मान लिया कि जो A है बेटा उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में? B के कंपैरिजन में। समझ में आई मेरी बात? A का जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो ज्यादा है किससे? B से। क्लियर? अच्छा, तो अब देखो ए क्या करेगा, इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। यस, अगर ए अपनी तरफ खींचेगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। जो इस बॉन्ड की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किसके पास होगी? ए के पास होगी, बिल्कुल पास में। और वैसे ही यहां पर भी, यहां से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा ए, तो जो इस बॉन्ड की भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किसके पास में होगी? ए के पास में होगी। मानते हो इस बात को? अगर मान लो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी तो हर बॉन्ड की जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बिल्कुल ए के पास होगी। और यहां पर इस बॉन्ड और इस बॉन्ड पे देख रहे हो डिस्टेंस कम है ना? अगर यहां पर डिस्टेंस कम है और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा कि नहीं होगा? यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा कि नहीं होगा? एक बार बताइए जरा बेटा, जल्दी बताओ ना यार, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और जितना ज्यादा रिपल्शन होगा इलेक्ट्रॉन के बीच, ये जो बॉन्ड है उतना ही खुल जाएगा क्या? अरे बोलो ना यार, कोई बोल ही नहीं रहा। क्या ये बॉन्ड उतना ही ज्यादा खुल जाएगा क्या? बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा? अब खुद सोच के देखो, अब खुद सोच के देखो। मान लेते हैं बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है। यस, अगर बी का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बी से दूर होंगे। इलेक्ट्रॉन बी से दूर होंगे तो देखो अब यहां पर इलेक्ट्रॉन के बीच क्या हुआ? सर डिस्टेंस बढ़ गई। बोलो बोलो बोलो, क्या इलेक्ट्रॉन्स के बीच डिस्टेंस बढ़ गई है? अरे बोल ही नहीं रहा यार। क्या इलेक्ट्रॉन्स के बीच डिस्टेंस बढ़ गई है? सर बिल्कुल बढ़ गई। और अगर इलेक्ट्रॉन के बीच डिस्टेंस बढ़ गई तो उनके बीच रिपल्शन कम हो गया। रिपल्शन कम हो गया तो सर बॉन्ड एंगल भी कम होगा। क्या तुमने मेरी बात समझ ली? यस, क्लियर आ गया है ना? तो जब सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है ना तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंट्रल एटम के पास होती है और वहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होता है। इस तरह से आप समझ सकते हो, ठीक है? तो आप ये डायरेक्ट ध्यान में रखोगे, सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए, लोन पेयर सेम होना चाहिए, सेंट्रल एटम इज डिफरेंट, तो आप लोग बोल दोगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। ठीक है, आओ देखें। जैसे मान लो एक एग्जांपल लिखा है PCl3 AsCl3, ठीक है, और SbCl3। आपसे पूछ लिया कि बताओ इसमें बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा? यस, आपसे पूछ लिया बताओ बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा? आप लोग बोलोगे सर तीनों में ना सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन सेम है। सबसे पहली चीज, इन तीनों में ही एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है। सर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है और सर लोन पेयर भी सेम है। तो जो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला केस है उससे आप नहीं बता सकते। सिर्फ सेंट्रल एटम डिफरेंट है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। डाउन द ग्रुप जाने पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करूं तो डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बेटा डिक्रीज करती है और अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज करेगी तो आपका बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज करेगा। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई? यस 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 यस, बताइए क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? यस, क्लियर है ना बेटा? बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है।
क्लियर क्लियर क्लियर। अच्छा, और देख लो एक और एग्जांपल है ना, जैसे मान लो ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, एक एग्जांपल और लिख दिया कि जैसे SCl2 है ना, S के पास 2 क्लोरीन है, ठीक है, SCl2, सिलेनियम SeCl2 ऐसे लिख दिया, और TeCl2 है ना, ऐसे लिख दिया। चेक करो, तो सर सेंट्रल एटम सल्फर है, यस, सल्फर के पास 2 बॉन्ड पेयर हैं सर, 2 लोन पेयर हैं सर, यहां पर भी 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर हैं, हाइब्रिडाइजेशन सर सेम है। इन तीनों में अगर आप चेक करोगे सर, तीनों में ही जो सल्फर जो सेंट्रल एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन सेम है, और अगर सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, उसके पास नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम हो, तो जैसे जैसे सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज करेगा, वैसे 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 आपका बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? यस यस यस। अरे ऐसे नहीं बना, ओ भाई कैसे ही बना लो यार, कैसे ही बना ले यार, ले ऐसे बना ले यार, ऐसे लिख दे, SCl2 लिख दे। मैंने तो ऐसे ही बना दिया, मतलब बुरा मान गया क्या तू? है ना, है ना। देखो आगे चलते हैं हम लोग। एक और है नाइट्रोजन NH3, पप्पू, आंसू, सब बीमार, है ना। इस तरह अगर आप इसमें भी बॉन्ड एंगल का ऑर्डर देखोगे ना, तो यहां पर भी बॉन्ड एंगल सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, यहां पर भी अगर आप बॉन्ड एंगल कंपेयर करोगे तो आपको बॉन्ड एंगल का ऑर्डर यही मिलेगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है? यस 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 यस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? हालांकि देखो आगे मैं आपको ड्रैगोज रूल पढ़ाऊंगा, है ना, मैं आपको एक रूल पढ़ाऊंगा ड्रैगोज रूल, है ना। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं, ये ड्रैगोज कंपाउंड्स होते हैं, इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, है ना। तो लेकिन फिर भी अभी के लिए आप लिख लो, इससे आप रिलेट कर सकते हो, है ना, इससे आप क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो, है ना, इससे आप रिलेट कर सकते हो। क्लियर? ड्रैगोज रूल हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर ये ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, ठीक है, डन। बेटा जिन जिन बच्चों ने नोट कर लिया हो डन लिख देना, फिर हम लोग आगे चलेंगे। यस, जिन जिन बच्चों ने नोट कर लिया हो डन लिखना, फिर हम लोग आगे चलेंगे। हाँ, ड्रैग को नहीं भाई, ड्रैगोज रूल, ड्रैगोज नाम कितना प्यारा है ना, देख रहे हो, ड्रैगोज रूल है, नाम ही बहुत जबरदस्त है। नोट करो नोट करो, डन कर लेना, लिख दिया हो तो। नहीं नहीं, एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है, ऑर्डर सेम ही है, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं यहां पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, उसका रीजन हम लोग आगे समझेंगे, है ना। चलो जी, अब इसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है साइज और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जब शुरू वाले जो तीनों पॉइंट है ना सर, वो सेम है। शुरू वाले तीनों पॉइंट का मतलब क्या हुआ सर? सबसे पहले सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन सेम, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन सेम, फिर उसके बाद नंबर ऑफ लोन पेयर सेम, फिर उसके बाद सर सेंट्रल एटम भी सेम हो गया, सर सेंट्रल एटम भी सेम है। ये तीनों चीजें सेम है, ये तीनों चीजें क्या है बेटा? सेम है। अब आप बोलोगे सर डिफरेंट क्या है? सर डिफरेंट है टर्मिनल एटम, जो आपका टर्मिनल एटम है सर वो डिफरेंट है, टर्मिनल एटम है वो डिफरेंट है। तो आप क्या कह सकते हो, टर्मिनल एटम अगर डिफरेंट है तो आप बोलोगे, आप ये बोलोगे कि जो बॉन्ड एंगल होगा, जो बॉन्ड एंगल होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ टर्मिनल एटम। क्या लिख सकते हो? साइज ऑफ टर्मिनल एटम, ये लिख सकते हो। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है मुन्ना, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम। आप बोलोगे सर एक ही तो बात हो गई, नहीं क्या? आप बोलोगे सर एक ही तो बात होगी, जिसकी साइज बड़ी है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी ना। अरे भैया डाउन द ग्रुप जाने पर साइज इंक्रीज करती तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज करती है ना। तो आप टर्मिनल एटम की साइज देख लो, आप टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देख लो, ये वाला ऑर्डर आपको मिल जाएगा। क्या मेरी बात तुम समझ चुके हो? हाँ जी, क्या आप लोग मेरी बात समझ चुके हो? क्लियर है? आप बोलोगे सर एग्जाम्पल दो, उससे समझते हैं हम लोग, तो ऐसे नहीं समझ में आता हमें। यस, ऐसे नहीं समझ में आता। यस 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 सर, हमें ऐसे नहीं समझ में आता। चलो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल दे देते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा कि भाई एक बात बता, NF3 और NCl3, इसमें बता दे बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, ठीक है, तो बताइए एक बार आप कोशिश कीजिए। हाँ कोशिश कीजिए आप लोग। अरे अच्छा, ओ भाई
लो आओ आओ, पहले बता देते हैं क्यों हुआ ऐसा। वाई बता देते हैं ना, वाई। अभी देखो, जैसे मान लो मैं एग्जांपल लिखूं, OF2 Cl2 ऐसे लिखा है ना, OF2 Cl2 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो OF2 कैसा होगा, ये है ऑक्सीजन, ये है फ्लोरीन, ये है फ्लोरीन, और यहां पर बेटा ऑक्सीजन, ये है क्लोरीन और ये है क्लोरीन। देखो अभी इसका रीजन आपको समझ में आएगा ना, अभी रीजन समझ में आएगा, बहुत आसान है। ऑक्सीजन है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसके पास 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, ठीक है। यहां पर भी ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यस, इसके पास भी क्या है सर, 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, ऐसे लिख सकता हूं मैं, यस यस, है ना। तो ये है, दोनों जगह सेंट्रल एटम सेम है, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर सेम है। तो अब आप खुद सोच के देखो, फ्लोरीन है बेटा चिन्नू सा एटम, है ना, छोटा सा एटम है बेचारा, और क्लोरीन है भाई बड़ा एटम। ये देखो, अगर क्लोरीन बड़ा एटम है तो अगर जितने ज्यादा बड़े एटम लगे होंगे, क्या वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे? अरे बोलना यार, क्या ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे? और अगर ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो भैया अगर ये रिपल्शन हो रहा है इनके बीच, तो क्या ये खुल जाएगा बॉन्ड? ऐसे हो जाएगा ना। अगर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं भैया, इनके लोन पेयर, इनके जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं सर, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो ये बॉन्ड एंगल खुल जाएगा। सर यहां पर काफी ज्यादा डिस्टेंस है, यहां पर सर काफी ज्यादा डिस्टेंस है, इनके बीच रिपल्शन कम है, बॉन्ड एंगल कम। यहां पर सर डिस्टेंस कम है क्योंकि इनकी साइज बड़ी है, तो रिपल्शन ज्यादा, बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो ये एक तरीका है इसको समझाने का, है ना। ये बेटा एक तरीका है इसको समझाने का। इसको आप एक और तरीके से भी समझा सकते हो, है ना। यहां पर आप H लिख लो बेटा, H2O लिख लो, H2O लिख लो, यहां पर H लिख लो, है ना, है ना, है ना, है ना। H2O लिखो, यहां H2O लिखो भाई। हाँ, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर क्लियर क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ। अब टर्मिनल एटम तो समझते हो ना, टर्मिनल एटम मतलब जो लास्ट में लगा हुआ एटम है, टर्मिनल एटम मतलब जो लास्ट में लगा हुआ एटम है, ठीक। जैसे मान लो एक और एग्जांपल जो भी मैंने आपको दिया था ना, जो मैंने आपको अभी दिया था, NF3 और NCl3, है ना, ये वाला एग्जांपल लेट से NF3 और NCl3। आप लोग बोलोगे सर सेंट्रल एटम इसका हाइब्रिडाइजेशन सेम है, इसके पास लोन पेयर सेम है, और दोनों जगह पर सेंट्रल एटम भी सेम है। सर सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल एटम डिफरेंट डिफरेंट है। अगर टर्मिनल एटम डिफरेंट है तो टर्मिनल एटम का साइज जितना बड़ा होगा, आपकी बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा हो जाएगा। बहुत ही सिंपल चीज है यार, अरे बोलो ना, बहुत ही सिंपल चीज है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे, देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से समझाऊं क्या? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से समझाऊं, है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से भी समझ सकते हो। यहां पर देखो बेटा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है ना, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट होंगे इस तरह से, यस। अगर यहां प्रेजेंट होंगे तो यहां देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच दूरी ज्यादा है, बॉन्ड पेयर्स के बीच डिस्टेंस ज्यादा है। अगर यहां डिस्टेंस ज्यादा है तो रिपल्शन कम है। यहां पर देखो क्लोरीन की साइज छोटी, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है फ्लोरीन के कंपैरिजन में, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां प्रेजेंट होगी, है ना। क्लोरीन उतना नहीं खींच पाएगा जितना फ्लोरीन खींच रहा था, है ना, फ्लोरीन उतना नहीं खींच पाएगा जितना ज्यादा फ्लोरीन खींच रहा था। तो अब इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है। अब यहां देखो इस केस में यहां पर बॉन्ड पेयर के बीच जो डिस्टेंस थी वो डिक्रीज कर गई है। सर अगर बॉन्ड पेयर के बीच डिस्टेंस डिक्रीज कर गई तो सर लफड़ा हो गया। यस 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 सर, लफड़ा हो गया, है ना। सर बॉन्ड पेयर के बीच डिस्टेंस कम है, इसका मतलब रिपल्शन ज्यादा होगा। क्या आप मेरी बात समझ गए? हाँ जी, हाँ जी। अरे बोलो भैया, क्या आप लोग मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अरे बोलो यार। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। जैसे मान लो एक और एग्जांपल दे दिया, मान लो एक और एग्जांपल दे दिया आपसे, एक लिखा है NH3 और NCl3, इसमें डिफरेंस बताइए, है ना, इसमें बताइए बॉन्ड एंगल का ऑर्डर। और एक लिखा है बेटा NH3 और एक लिख दिया मैंने NF3, इसमें बताओ। हां यहां पर बताओ, यहां पर बताओ, इन दोनों में आपको बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना है, इन दोनों में ही आपको बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना है, जल्दी बताओ, इन दोनों में ही आपको बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना है। तो देखो सबसे पहला काम आप यही करोगे, सबसे पहला काम आप यही करोगे, यह है सेंट्रल एटम, सर हाइब्रिडाइजेशन है sp3, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन सेम, सर इसके पास एक लोन पेयर है। सर यहां पर भी सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और सर इसके पास भी एक लोन पेयर है। सर सेंट्रल एटम सेम है
और लोन पेयर है दोनों के पास, नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम है, तो सर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगा बॉन्ड एंगल उतना ही डिक्रीज। मैं ऐसे भी कह सकता हूं क्लोरीन की साइज है ना सर, यहां पर क्लोरीन की जो साइज है सर वो साइज बड़ी है, साइज बड़ी है, तो सर यहां पर मैं बोलूंगा बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा हो जाएगा। बताइए, बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? यहां पर देखो, यहां पर देखो बेटा NH3 और NF3, सर यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, सर यहां पर लोन पेयर 1, सर हाइब्रिडाइजेशन sp3, सर लोन पेयर 1। क्लियर? अब हो क्या रहा है ना, देखो NH3 में N है और H है, तो भाई देखो हाइड्रोजन और फ्लोरीन है ना, इनकी साइज में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है ना, इनकी साइज में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो अगर साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो हमारे पास तो एक और इलाज है। दूसरा इलाज कौन सा है? दूसरा इलाज कौन सा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, यस, इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट होंगे, इधर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन के कंपैरिजन में कम है, यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन आपका बॉन्ड एंगल होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर क्लियर क्लियर? क्या आपको ये वाली चीज समझ में आई क्या बेटा? यस यस यस। ठीक है, हमेशा एक चीज ध्यान रखो, हमेशा एक चीज ध्यान रखो, हमेशा एक चीज ध्यान रखो कि हां, हमेशा एक चीज ध्यान रखो, जब सेंट्रल एटम, देखो इसमें दोनों की साइज में काफी ज्यादा डिफरेंस था, हाइड्रोजन और क्लोरीन, जब साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो तब हम लोग साइज वाला फैक्टर लगाते हैं, जब साइज में ज्यादा डिफरेंस ना हो तब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला डिफरेंस लगता है। ठीक है ठीक है ठीक है, मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? जब साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, जैसे मान लो ऐसे लिखता ना मैं NF3 और मैं ऐसे पूछता NCl3 है ना, NBr3 इस तरह से है ना, मान लो ऐसे पूछता PF3 फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का क्लोराइड, फॉस्फोरस का ब्रोमाइड है ना, और मैं तुमसे पूछता बताओ बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा, तो यहां पर आप लोग डायरेक्ट बोल सकते हो, यहां पर आप लोग डायरेक्ट बोल सकते हो कि सर देखो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, सेंट्रल एटम सेम है सब जगह पर, यस सेंट्रल एटम सेम है, सेंट्रल एटम के पास नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम है, यस नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम है, यस यस नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम है। आप चाहो तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देख लो, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। आप यहां चाहो तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देख लो, यहां पर चाहो तो आप साइज देख लो, दोनों से ही सेम ही ऑर्डर आएगा बॉन्ड एंगल का, है ना, दोनों से सेम ही ऑर्डर आएगा बॉन्ड एंगल का। क्लियर? दोनों से सेम ही ऑर्डर आएगा बॉन्ड एंगल का। यहां पर हमने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से नहीं बताया, यहां पर हमने बोला साइज वाला फैक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग है, बिकॉज हाइड्रोजन और क्लोरीन इन दोनों की साइज में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। क्लियर? अरे बोलो यार, क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? यस यस, विच इज मोर डोमिनेटिंग बता तो दिया बेटा। जब साइज में काफी ज्यादा डिफरेंस हो, साइज में काफी ज्यादा डिफरेंस हो तो साइज ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, और जब साइज में लगभग लगभग साइज सेम होता है ना, तब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो जैसे मान लो अगर हाइड्रोजन और फ्लोरीन आ जाए ना, तो आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से करना है, क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन की साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है ना, तब आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से करना है। इसके अलावा आप लोग अगर हाइड्रोजन और फ्लोरीन नहीं है तो फिर आप साइज से कर सकते हो, आप दिल खोल के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। दादा खाना बोलना पड़ेगा। यस क्लियर है? तो मेरे हिसाब से यहां तक किसी को भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अगर परेशानी नहीं है तो मैं आपके सामने क्वेश्चन देना चाहता हूं, मैं आपके सामने क्वेश्चन देना चाहता हूं। आप मुझे बताइए BF3, BCl3 और BBr3, इसमें बॉन्ड एंगल का क्या ऑर्डर होगा? पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। और मेरे भाई दूसरा क्वेश्चन ये भी लिख ले। हां, इसमें भी बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बता दे भाई, इसमें भी बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बता दे। ये क्वेश्चन आपके सामने है भाई, दोनों क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। यस हां, तो बहुत सारे लोग देखो क्या करेंगे, बताऊं क्या करेंगे, वो ये बोलेंगे सर देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा, साइज बढ़ रही है सर, सर साइज बढ़ेगी, सर साइज बढ़ेगी तो इसका मतलब बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा सर, है ना, सर साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। आप सब लोगों ने ये वाला जवाब दिया है और मैं आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है मुझे, है ना, कि आप सारे के सारे गलत हैं।
सारे के सारे गलत हो भैया। सर ये ऑर्डर बिल्कुल रॉन्ग है ना। ये देखो तुम चूक गए। मैं आपको हमेशा बोला ये वाली चीज कब लगानी है, ये वाली चीज कब लगानी है, जब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, लोन पेयर सेम हो, सेंट्रल एटम सेम हो, तब सबसे लास्ट में टर्मिनल एटम देखना है ना, तब सबसे लास्ट में टर्मिनल एटम देखना है। तुम क्या कर रहे हो पता है, तुम पता है क्या कर रहे हो, तुमने सबसे पहले ही टर्मिनल एटम देख लिया। अरे भैया यहां पर 3 बॉन्ड पेयर हैं, कोई लोन पेयर नहीं है। यहां पर भी 3 बॉन्ड पेयर हैं, कोई लोन पेयर नहीं है। यहां पर भी 3 बॉन्ड पेयर हैं, कोई लोन पेयर नहीं है। यस, अगर लोन पेयर नहीं है तो आपको हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट से ही करना है। इस केस में आपका जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला साइज वाला फैक्टर ये डोमिनेट नहीं करेगा। वो तब डोमिनेट करता है जब लोन पेयर हो और लोन पेयर का रिपल्शन लगे बॉन्ड पेयर के साथ, उस केस में साइज देखी जाती है। यहां पर सर लोन पेयर है ही नहीं, सर लोन पेयर है ही नहीं, सर आपस में ये 3 फ्लोरीन है, एक दूसरे से मस्त 120 डिग्री के एंगल पे बैठे हैं। सर क्या दिक्कत है हमें, 120 यहां पर भी, 120 यहां पर भी, 120 यहां पर भी। अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होता और सबके पास सेम लोन पेयर होता, तब मैं बोलता सर साइज देखो या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो। बात समझ गए क्या, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है ये। यस यस, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, समझ में आया क्या। एक बार के लिए थम्स अप करो, क्या मेरी बात समझ में आ गई। तो बेटा ध्यान रखियो, यहां पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो सेम होता है, ठीक है ना। ठीक है, जब तक लोन पेयर नहीं आएगा, जब तक लोन पेयर नहीं आएगा तब तक हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगा। यस यस यस, क्लियर है ना। वेरी गुड। तो फिर इसमें बताओ, इसमें बताओ, इसमें बताओ फिर क्या होगा। सेकंड वाले में बताओ, सेकंड वाले में भाई लोगों, सेकंड वाले में बताओ जल्दी से दादा, फटाफट सेकंड वाले में बता। हाँ जी हाँ जी, सेकंड वाले में क्या होगा। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, और तुम लोग जल चुके हो अभी थोड़ी देर पहले, है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तुम लोग जल चुके हो बेटा। यहां पर देखो सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, 2 बॉन्ड पेयर है सर। यहां पर भी सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, 2 बॉन्ड पेयर है सर। दोनों का बॉन्ड एंगल सेम होगा, है ना, कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्लियर होगी मेरी बात, समझ में आ गई, ठीक है। हाँ, तो ये एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। आइए आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन दे रखा है, द बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना है ग्रेटेस्ट इन द कंपाउंड। ये बेटा जेई मेन 2016 का क्वेश्चन है ना। आपको बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना है, इसमें बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा। यस यस यस, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, और मैं फटाफट से इसका पोल देना चाहता हूं, मैं फटाफट से इसका पोल देना चाहता हूं बिना किसी देरी के, बिकॉज ये वाला क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कर चुके हैं, है ना। तो बताइए, फटाफट से बताइए, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा, जल्दी बताओ बेटा। हाँ जी, सब लोगों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे रखे, सब लोगों का ध्यान बेटा स्क्रीन पे हो, और आपका जो पोल है खत्म होने की कगार पे है। यस यस, हो गया, क्या बात। यस, बोलो 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 बोलो, ठीक है जी। सर बॉन्ड देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। ये देखो 57% बच्चे हैं जिन्होंने सही जवाब दिया। लीडर बोर्ड भी देख लेते हैं, तनुष, आयुष, अभिनव, सुवर्ण और रोहन, बहुत बढ़िया जी, बताइए आप सब लोगों को। देखो सीधी सी बात है सर, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले देखूंगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन हाइब्रिडाइजेशन sp3 है सर। यहां पर कोई लोन पेयर नहीं है सर, यहां पर एक लोन पेयर है सर, यहां पर 2 लोन पेयर है सर, यहां पर एक लोन पेयर है, ठीक है ना। हालांकि इन सब में ये वाला ड्रैगो कंपाउंड है PS3, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा CH4 में, जहां पर नंबर ऑफ लोन पेयर कम होगा। सिंपल भाई, सिंपल सा केस है ना यार, कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। सीधा सीधा जो हमने किया है
उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो जेई मेंस 2012 का क्वेश्चन है। हाँ हाँ, जेई मेंस 2012 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? द मॉलिक्यूल हैविंग स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल, है ना, सबसे कम बॉन्ड एंगल पूछा है। आर्सेनिक दे रखा है, एंटीमनी दे रखा है, PCl3 NCl3, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। यस यस, आपकी स्क्रीन पर इसका क्वेश्चन का पोल आ रहा है। लो जी, हाँ, इस क्वेश्चन का पोल आपकी स्क्रीन पर है। बेटा ड्रैगोज रूल आगे पढ़ाऊंगा, मैंने नहीं पढ़ाया अभी, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? अभी उससे आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा ड्रैगोज रूल, चिंता मत करो आप। H2O में 180 देखा, H2O में 180 ये देखा है, ये देखा हाथ, जब ये छपेगा ना तेरे यहां जेरोक्स हो जाएगी, जेरोक्स। कह रहा है H2O में तो बॉन्ड एंगल 180 होता है। हाँ बताओ, मतलब हद है भाई। हाँ वाह वाह, पोल नहीं आया? अच्छा बेटा आ रहा है घर पे ना, कुरियर करवा दिया पोल, आ रहा होगा। लो जी, पोल का रिजल्ट आप लोगों की स्क्रीन पर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार, क्या बात है, क्या बात, क्या बात है। मतलब 32% लोगों ने सही जवाब दिया। क्या बात है, मतलब क्या पढ़ रहे हो तुम, जबरदस्त। देखो सैनिल दत्ता, आयुष, दिव्य स्वरूप, और फिर उसके बाद है दक्ष, और फिर उसके बाद है पोषण हल्दर। वेरी गुड बेटा। अबे अबे शर्म कर लो, शर्म। चुल्लू पानी, है ना, याद आया कुछ? अरे हद है मेरे भाई। देख सब जगह सेंट्रल एटम जो है आपका, उसका हाइब्रिडाइजेशन देखो, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, है ना। सब जगह सर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, सर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, सर लोन पेयर सेम है, सर आपका जो टर्मिनल एटम है सर वो भी सेम है, सर आपका सेंट्रल एटम डिफरेंट है। तो हम लोगों ने एक बात कही थी कि अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी, आपका बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा। याद आई चीज? बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा। तो बेटा यहां पर एंटीमनी जो है ना, एसबी, नाथू, पप्पू, आंसू, सब बीमार, ये जो बिटारा सब है ना, इसकी साइज बड़ी है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे कम है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जितनी कम होगी बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। यस, कुछ शर्म वरम आ रही है भाई? या बेच खाए हो सारी की सारी? कुछ शर्म हया बची है का? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आइए फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये भी जेई मेंस 2004 का क्वेश्चन है ना। जेई मेंस 2004 का क्वेश्चन है। आपसे पूछा है स्मॉलेस्ट फर्स्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, H2S, NH3, BF3 और SiH4, ठीक है। इस क्वेश्चन का पोल भी मैं आप लोगों की स्क्रीन पर देना चाहता हूं। यस यस यस, भाई क्या हो गया? अरे तेरी, इसका तो आंसर ही लिखा है, बताओ, हद है। अरे तो स्मॉलेस्ट ही तो पूछा है, जहां पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी उसी का तो बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। अबे भाई तुम लोग क्या क्या खा के आए हो भाई तुम लोग? मेरा कुछ कहने का भी मन नहीं कर रहा अभी तो, है ना। बस अगर तुम सामने होते ना तब मैं तुम्हें बताता फिर। हाँ। अबे अबे चिंटू, एक बात बता, तुझे क्या बोला था? आपका सेंट्रल एटम डिफरेंट है, तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखनी है भाई। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जितनी कम होगी बॉन्ड एंगल भी उतना ही कम होगा। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी है? एसबी की है, तो बॉन्ड एंगल भी सबसे कम होगा, ठीक है। अबे यार मतलब हद है, इसका तो आंसर ही लिखा हुआ था, बताओ नीचे। हाँ, अब इसमें तो क्या ही पोल देना है, लो लो। और मैं गारंटी दे रहा हूं, इसका पोल देता ना फिर भी कई लोग गलत करते इसको। क्यों? क्योंकि वो स्क्रीन पे देखते ही नहीं है, उनके लिए कुछ और चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। लो आओ देखो, देखो जी सीधी सी बात है, SiH4 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन है सर sp3, ठीक है। BF3 में हाइब्रिडाइजेशन है sp2, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन है sp3, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन है sp3। देखो सीधी सी बात है, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखना है। BF3 में हाइब्रिडाइजेशन 100, sp2 है तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री आ गया, कोई टेंशन ही नहीं है। यस, कोई टेंशन ही नहीं है, बहुत बढ़िया सर।
BF3 का सबसे ज्यादा हो गया। अब देखो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन जब सेम हो, जब हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो फिर लोन पेयर देखते हैं, है ना, है ना, है ना। तो देखो यहां कोई लोन पेयर नहीं है मुन्ना, यहां पर एक लोन पेयर है मुन्ना, यहां दो लोन पेयर है मुन्ना। तो जितना लोन पेयर ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना कम, जितना लोन पेयर ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना कम। ये कौन से में है, ये कौन से में है सर? लग रहा है मुझे ये ऑप्शन नंबर सी में। खत्म। अरे भैया अब तो बता दो यार। अरे समझ में आ गया क्या ये बॉन्ड एंगल वाला टॉपिक? क्या बॉन्ड एंगल वाला टॉपिक क्लियर है सब लोगों को? अगर समझ में आया है तो एक बार फटाफट से थम्स अप कर दो ताकि हम लोग आगे वाला टॉपिक पढ़ लेते हैं। हाँ, पीपीटी वाले को सैलरी पूरी नहीं दी है ना यार, सैलरी मैं थोड़ी देता हूं यार, मेरी क्या गलती है इसमें, वो तो कंपनी देती है यार, हैं? हाँ, डन, क्लियर हो गया? कर लोगे ना इस तरह के क्वेश्चंस? पक्का? क्या बात भाई साहब, क्या बात, मतलब जोरदार। आइए फिर आगे चलते हैं। अगला टॉपिक लिख लो आप, हेडिंग लिख लो। ये अपना वीबीटी हाइब्रिडाइजेशन सब कुछ खत्म हो चुका है। एक फ्रेश, एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक, एक बिल्कुल नया टॉपिक है ना, जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। नाम है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। क्या है? पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ तुम लोग, मैंने आप लोगों को एक चीज बोली थी कि एक बॉन्ड होता है पोलर बॉन्ड और एक बॉन्ड होता है नॉन पोलर बॉन्ड। कोई बॉन्ड पोलर कब होगा, कोई बॉन्ड नॉन पोलर कब होगा, कैसे पता लगेगा? हाँ, यस यस यस, जल्दी बोलो मुन्ना, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कोई बॉन्ड पोलर कब होगा और नॉन पोलर कब होगा, ये बताओ, फटाफट बताओ। पोलर कब होगा और नॉन पोलर कब होगा? हाँ 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 हाँ। अरे क्या बात यार, देखो कुछ बच्चे हैं ना, कुछ बच्चे ना इतनी मेहनत करते ना यार, वो इतना पढ़ाई करते, देखो क्या बात, मजा आ गया, है ना? बिल्कुल सही बात है। हमने एक चीज लिखी थी, अगर किन्हीं दो एटम के बीच बॉन्ड बन रहा है, अगर वो दोनों एटम सेम है तो वो जो बॉन्ड होगा वो नॉन पोलर बॉन्ड होगा। अगर वो दोनों एटम डिफरेंट है, उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस है, तो वो जो बॉन्ड होगा वो पोलर बॉन्ड होगा। यस, याद आया ये चीज? अरे याद आई ये चीज। देखो जैसे मान लो आपका एक होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, या फिर पहले इसको समझो, एक हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है एच और एफ, है ना, HF एक मॉलिक्यूल है HF। आप लोगों को यह चीज तो पता है, यह चीज तो पता है कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है फ्लोरीन की, वो ज्यादा है बेटा किसके कंपैरिजन में? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। मानते हो इस बात को? अरे हाँ ना बोलो, मानते हो? अगर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, तो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहां पर प्रेजेंट होंगे, फ्लोरीन वाली साइड ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं सर फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, फ्लोरीन ने उसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए हैं। फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, फ्लोरीन आज इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है तो इस पे चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव। हाइड्रोजन बेचारे के इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, इस पे चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया सर, है ना? अगर इलेक्ट्रॉन पैसा हो, इलेक्ट्रॉन पैसा हो तो हाइड्रोजन डेफिशिएंट है, फ्लोरीन आपका माला माल है सर। यस, तो देखो इस बॉन्ड में एक प्लस और माइनस क्रिएट हो गया, इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोला जाता है डाइपोल। यस, ये क्या बन गया है? डाइपोल। और ये जो बॉन्ड होगा इसको बोला जाएगा पोलर बॉन्ड। क्या बोला जाएगा बेटा? पोलर बॉन्ड। यस, तो जब भी कोई बॉन्ड दो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाले एटम्स के बीच बनता है, वो बॉन्ड हमेशा पोलर होता है ना? जैसे मान लो HCl होता, इसमें भी हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव, ये वाला बॉन्ड भी कैसा होता? पोलर होता। ठीक है ना? जब भी दो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाले एटम्स के बीच बॉन्ड बनेगा, है ना, तो वो बॉन्ड कैसा होगा? पोलर होगा। देखो ये चीज लिखा है, हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल जब भी होगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो आपकी मर्जी है वो लिख सकते हो, इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज पोलर बॉन्ड, है ना? तो पोलर बॉन्ड की क्या पहचान है बेटा? है ना? पोलर बॉन्ड की क्या पहचान है? डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। यस, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ टू एटम्स। दोनों एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर डिफरेंट है, ऑब्वियस सी बात है, तो बॉन्ड कैसा होगा? पोलर होगा। एक बार के लिए इस चीज को लिखो,
नोट कर लिया हो तो डन लिखो, फिर आगे चलते हैं, है ना। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। सर फीलिंग स्लीपी, अरे भाई मतलब अगर नींद आ रही है ना, देखो दुनिया आधी से ज्यादा दुनिया किस बात से परेशान है, आधी से ज्यादा दुनिया किस बात से परेशान है कि उनको टाइम पे नींद नहीं आती, ठीक है। और तुम्हें पढ़ते पढ़ते हुए नींद आ रही है, तुम भाई बहुत खुश नसीब हो। चूको ही मत मौका, सो जाओ, लेटो भाई लेटो, और एकदम बढ़िया चद्दर वद्दर ओढ़ के पूरा एकदम जोरदार माहौल बना के एसी कूलर बढ़िया चला के और फिर सो जाओ। और तो और अलार्म भी मत भरियो, है ना, क्योंकि अगर मान लो अलार्म भर लिया तो हो सकता है टाइम पे जाग जाओ, वो काम नहीं करना। घोड़े बेच के सो, नींद लो बढ़िया, क्यों, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है जितनी ज्यादा नींद लोगे उतना बढ़िया। सपने देखो एकदम आईआईटी में पहुंचने के, आईआईटीएन बन गए हो सपने में, ऐसे मानो, है ना। और फिर उसके बाद एक जबरदस्त प्लेसमेंट हो गया, है ना, आईआईटी से। अब ये चीज सिर्फ सपने में देख सकते हो तुम, जिसको नींद आ रही है ना अभी क्लास में, वो आईआईटी का सिर्फ सपना ही देख सकता है भाई। तो कम से कम सपना तो देख लो यार, यार वो क्यों छोड़ रहे हो तुम। हाँ, दुनिया में वैसे ही नींद नहीं आती, लोगों को टेंशन है वैसे ही तुम्हें, और तुम्हें बताओ पढ़ाई करते हुए तो नींद आ रही है। सो जाओ भाई, सबसे बढ़िया काम, अभी सो जाओ, मैं तो कह रहा हूं क्लास छोड़ो सो जाओ। हाँ, कुछ नहीं रखा इधर, ये क्या है, ये कुछ काम नहीं आएगा भाई, दैनिक जीवन में कुछ नहीं काम आना, है ना। क्या हो जाएगा, पोलर है नॉन पोलर है, साला हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी हो, हमें क्या मतलब है, क्यों जी। यस, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है, नोट किया आप लोगों ने, नोट किया। और जिन लोगों को एक्चुअली आईआईटी में पहुंचना है ना, अच्छी अच्छी आईआईटी में पहुंचना है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग करेंगे पढ़ाई। उन लोगों को नींद नहीं आ रही है ना। हाँ ठीक है, हो गया हो गया हो गया, वेरी गुड। अब देखो, अगर मान लो आपका होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, होमोन्यूक्लियर मतलब दोनों एटम सेम है, जैसे मान लो ये है H और H, दोनों सेम है ना। तो अगर दोनों एटम सेम होंगे तो दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है बेटा, और अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दादा सेम है तो ना तो ये खींच पाएगा ना ये खींच पाएगा। जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बिल्कुल दोनों के बीच में प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस के बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होंगे, ना तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा ना किसी पे पार्शियल नेगेटिव आएगा। आप लोग बोल दोगे सर ये जो बॉन्ड है वो कैसा है, नॉन पोलर बॉन्ड है, ठीक है। ये बॉन्ड कैसा है बेटा, नॉन पोलर बॉन्ड है, क्लियर। जैसे मान लो Cl2 लिखा है, दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है बेटा, तो इस वाले बॉन्ड को भी क्या बोलोगे, पोलर, नॉन पोलर बॉन्ड बोलोगे। क्लियर क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई क्या। यस यस, कोई कह रहा है सर ये नोट करना है क्या, नहीं बेटा, इसको नोट नहीं करना है, इसको सिर्फ देखना है, और इसको प्यार भरी निगाहों से देखना है ना, गुस्से से नहीं देखना, है ना। प्यार भरी निगाहों से देखो, क्या पता ये बोल जाए, है क्या पता तुम्हें कुछ बढ़िया बात बोल दे तुम्हारे कान में। अबे अबे तो इसको करना क्या है, फिर लिखना ही तो है, और क्या करना है। ये किस लिए लिखवा रहा हूं मैं, ये बोर्ड पे ये जो सारा सब कुछ तामझाम चल रहा है किस लिए चल रहा है, ये लिखने के लिए चल रहा है बेटा, सब कुछ लिखना है अपने, है ना। हाँ सब कुछ। अब यार तुम लोग फिर बोलोगे सर ना उल्टे सीधे जवाब देते हैं, है ना। अभी तुम खुद ही बोलोगे सर उल्टे सीधे जवाब, अरे यार मतलब उल्टी बात का उल्टा ही तो जवाब हो सकता है? अब उसको कैसे जवाब दें, हैं। अब कोई बोले सर नींद आ रही है, यार उसको कुछ जवाब देने का है क्या, कुछ बचा है क्या जवाब देने का, है भाई, कुछ बचा थोड़ी ना है। अब उसको कितना ही समझाओ, उसको ये मैं बोलूं नहीं बेटा नींद कैसे आ सकती है भाई, तू तो अपने सपने से दूर जा रहा है, तू कैसे सो सकता है, तेरे घर वाले वेट कर रहे हैं। अगर मैं ऐसा ज्ञान दूंगा ना उसको और ज्यादा नींद आएगी। इससे अच्छा नींद आ रही बेटा सो जा, बढ़िया चीज है। अब आप कोई बोल रहा है सर लिखे, अरे और करना क्या है यार, लिखना ही तो है। मैं इतनी टाइम से एक बढ़िया 2 लाइन बना के लाया हूं, है ना, ये टाइप करके लाया हूं, ठीक है, और ये तो मैंने खुद ने टाइप करी है, तो यार मैं टाइप कर रहा हूं तो मतलब कुछ तो वैल्यू है उसकी, है। हाँ ठीक है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं भाई, हाँ बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन ऑफलाइन में भी बच्चे पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि तुम लोग ही पूछ रहे हो, ऑफलाइन में भी पूछते हैं बच्चे, ऐसे क्लास में सामने बैठे होते थे। तो पिछले साल में ऑफलाइन लेता था अपना, दिल्ली में सेंटर है ना एक,
दिल्ली में एक सेंटर है अपना, ऑफलाइन सेंटर है कालूसराय। तो लास्ट ईयर मैं वहाँ ऑफलाइन क्लासेस लेता था और कुछ मेरे ऑनलाइन के बैचेस भी थे, तो दोनों था मेरा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। तो अब वहां पर भी बच्चे थे जो ऐसे डाउट पूछ लेते थे, सर लिखना है क्या, सर आज तो ना बड़ा बोरियत सा लगा फील हो रहा है सर, सर आज तो ना सर नींद आ रही है। अब उन लोगों को ऐसे जवाब देने पड़ते थे, है ना, अब नींद भी तो उड़ानी पड़ेगी। और कई बच्चे भाई उसमें नाराज हो जाते थे यार, बोले सर ये क्या बात हुई, हमने आपसे कुछ पूछा है, आप ऐसे जवाब कैसे दे सकते हो। और नाराज हो जाते, कई लोग दिल पे ले जाते हैं ना, तो यार मतलब तुम लोग दिल विल पे मत लेना भाई, है ना, और दिल पे लोगे तो तुम्हारा ही दिल पे वजन बढ़ेगा। यस, हाँ, तो ऐसे चिल, है ना, है ना, है ना, ठीक है। हाँ, नींद आ रही है तो थोड़ा मुंह धो के आओ, पानी में मुंह डालो, खुद को 2-4 थप्पड़ मारो, और अगर नहीं मार सकते खुद से तो छोटा भाई बहन मम्मी पापा कोई और होगा उसको बोलो, है ना उनके भी हाथ का मतलब थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी बढ़िया सी, और तुम्हारी नींद उड़ जाएगी, है ना। हाँ, आओ देखिए आगे चलते हैं बेटा। अब देखो हम लोग आगे चलते हैं। अब जैसे हम लोगों ने एक बात करी कि सर ये जो बॉन्ड है जो डिफरेंट एटम्स के बीच बना हुआ है, सर ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच, ये बॉन्ड तो कोवेलेंट है कि नहीं। सर ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है, बिल्कुल, एक हाइड्रोजन ने शेयर किया, एक फ्लोरीन ने शेयर किया। अगर ये बॉन्ड शेयरिंग से बना है और इस शेयरिंग वाले बॉन्ड में देखो सर हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आ गया और फ्लोरीन पे नेगेटिव आ गया, सर ऐसा पॉजिटिव और नेगेटिव तो आयोनिक बॉन्ड में आता था सर, NaCl, Na+Cl-, भले ही यहां कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव नहीं है जैसा Na+ और Cl- में, बट स्टिल कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव तो है। तो आप लोग बोलोगे सर ये बॉन्ड तो कोवेलेंट था, लेकिन इन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस की वजह से इसमें सर कुछ आयोनिक कैरेक्टर आ गया है। क्या बोलोगे सर इस बॉन्ड में क्या आ गया है, सर इसमें कुछ आयोनिक कैरेक्टर आ गया। क्या बात कर रहे हो, आयोनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। भाई साहब कोवेलेंट बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर घुस गया मेरे भाई, आज बहुत जुल्म हो गया। देख रहे हो, समझ में आई मेरी बात, क्या हुआ बेटा, इस कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ क्या आ गया, आयोनिक कैरेक्टर आ गया। बट स्टिल मैं बोल रहा हूं कि कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, इसका मतलब आयोनिक कैरेक्टर कम है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। मैंने आप लोगों को एक चीज भी बोली थी, मैंने आप लोगों को एक चीज भी बोली थी कि कोई भी बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं है, कोई भी बॉन्ड 100% आयोनिक नहीं है ना। अगर मैं कह रहा हूं कोई बॉन्ड आयोनिक है, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी है, लेकिन वो कोवेलेंट कैरेक्टर कम है, तब मैं उसको आयोनिक कह रहा हूं। जब मैं कहता हूं कि कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें आयोनिक कैरेक्टर भी होगा, लेकिन क्योंकि उसमें आयोनिक कैरेक्टर कम है इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वो कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस, क्लियर हुई क्या मेरी बात, है ना। तो अब देखो, अब ये जो आयोनिक कैरेक्टर है कोवेलेंट बॉन्ड में, ये कब ज्यादा होगा सर, जब यहां पर एटम्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा होगा। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? यस, अरे भाई क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? इन दोनों एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, एक की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम, दूसरे की ज्यादा, तो एक पे पॉजिटिव ज्यादा, एक पे नेगेटिव ज्यादा, आयोनिक कैरेक्टर भी उतना ही ज्यादा होगा। और याद करो मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखवाया था, याद है? जैसे मान लो दो एटम्स है ए और बी, इन दोनों के बीच एक कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। मैंने मान लिया ए की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो है एक्स ए, बी की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो है बेटा एक्स बी। यस, और मान लेते हैं एक्स ए की जो वैल्यू है वो एक्स बी से ज्यादा है, मान लिया है ना, तो ए पे पार्शियल नेगेटिव होगा, बी पे पार्शियल पॉजिटिव होगा। क्लियर? आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखवाया गया था कि परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। क्या था बेटा? उसका फॉर्मूला था सर 16 इंटू एक्स ए माइनस एक्स बी प्लस 3.5 इंटू एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर। अबे याद आया? ये कुछ सुना सुना लग रहा है या सुना सुना लग रहा है? ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा शायद। यस 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 बेटा, ये जो एक्स ए माइनस एक्स बी है इसको मैं क्या लिख सकता हूं? डेल्टा EN लिख सकता हूं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस, ठीक है ना। तो दोनों एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर भी उतना ही ज्यादा होगा,
ठीक है ना। इस पे मैं कोई क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, एक डीपीपी में क्वेश्चन दे रखा है, वो क्वेश्चन आप लोग कर लेना, ठीक है। इस पे कोई क्वेश्चन एज सच नहीं पूछा जाता कि आयोनिक कैरेक्टर कितना होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर कितना होगा। क्लियर? राइट राइट राइट। तो बेटा नोट करो इसको, फिर आगे चलते हैं। और अगर नोट हो जाए तो डन लिख देना, आगे चलेंगे फिर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बेटा नोट करना। यस यस यस, सुना सुना लग रहा है ये भाई, सुना सुना ही तो लगना चाहिए। हाँ, सुना सुना नहीं लगना चाहिए। डन हो गया। हाँ, इतना तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। अब देखो, अभी हम लोगों ने बात करा कि सर ये जो बॉन्ड है ये पोलर बॉन्ड है ना। जैसे मान लो हम लोगों ने बात करा कि ये वाला बॉन्ड पोलर है, ये वाला बॉन्ड भी पोलर है, कोई तीसरा बॉन्ड भी पोलर होगा। तो अगर मान लो आपसे बोले कि भैया कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर है, बॉन्ड की पोलैरिटी को मेजर करने के लिए कुछ होना चाहिए ना, है ना। जैसे मान लो लंबाई है, लंबाई को हम लोग मीटर में नापते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं। वैसे ही बॉन्ड की पोलैरिटी को मेजर करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। और वो जो चीज है जो बॉन्ड की पोलैरिटी को मेजर करती है ना, उसका नाम क्या है? उसका नाम है बेटा डाइपोल मोमेंट। क्या नाम है? डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। तो देखो लिखा है डिग्री ऑफ पोलैरिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। डिग्री ऑफ पोलैरिटी का मतलब, डिग्री ऑफ पोलैरिटी का मतलब कोई कितना ज्यादा पोलर है ना। ये पोलर है, नॉन पोलर है। तो किसी भी बॉन्ड की, किसी भी मॉलिक्यूल की जो पोलैरिटी होती है उसको किस टर्म में नापा जाता है? डाइपोल मोमेंट की टर्म में, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए हो, अब आप समझ गए हो कि अपना जो अगला टॉपिक है वो कौन सा है? डाइपोल मोमेंट है। तो बेटा हेडिंग लिखिए डाइपोल मोमेंट, और इसका जो साइन होता है वो वही साइन होता है। ऐसा साइन देखा तुम लोगों ने? किसका होता है ये वाला साइन? है भाई, ये वाला साइन किसका होता है? किसका होता है? यस यस यस, हाँ जी, नई हेडिंग है बेटा, नई हेडिंग है डाइपोल मोमेंट की। ये वाला साइन किसका? म्यू लिखते हो ना आप लोग। यस, म्यू का साइन है बेटा, जैसा आप लोग फ्रिक्शन वगैरह का बनाते हो। क्या होता है ये डाइपोल मोमेंट, इसको आप समझे अच्छे से। जैसे मान लो दो एटम है, ए और बी, है ना। इन दोनों एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस था। इस पे पार्शियल पॉजिटिव आया, इस पे पार्शियल नेगेटिव आया, ठीक है ना। तो ये जो दोनों एटम है, इसका न्यूक्लियस ये रहा और ये वाले एटम का न्यूक्लियस ये रहा। इन दोनों की जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है बेटा, उसको मैंने लिख दिया डी। यस, इन दोनों एटम की इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर डिस्टेंस है ना, डी क्या है बेटा? डी इज योर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, है ना। दोनों के बीच के न्यूक्लियस के डिस्टेंस है ना, न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो, इस पे पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट हुआ, इस पे पार्शियल नेगेटिव क्रिएट होगा। मैं ऐसा कह सकता हूं जितना इस पे पार्शियल पॉजिटिव है उतना ही पार्शियल नेगेटिव है। चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है दोनों पे, है ना। तो ये जो चार्ज इस पे क्रिएट हुआ है उसको मैंने लिखा है क्यू, है ना। क्यू क्या है बेटा? चार्ज है। क्यू क्या है बेटा? चार्ज है। तो ये जो डाइपोल मोमेंट होता है ना आपका बेटा, जो डाइपोल मोमेंट होता है ना आपका, डाइपोल मोमेंट जिसको मैं म्यू लिख रहा हूं, इसका एक फॉर्मूला होता है। यस, इसका बेटा एक फॉर्मूला होता है क्या? डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज, जिसको आप लिखोगे क्यू इनटू इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। यस, इनटू इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अरे बोल मेरे भाई, क्या तूने बात को समझा? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डी, ठीक है ना। ये बेटा मैग्नीट्यूड होता है। ये क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। तो यहां से डाइपोल मोमेंट बनेगा म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला है, इसको याद रखें, गांठ बांध लें, कसम खा लें, भूलोगे नहीं। यस, मेरी कसम बिल्कुल भी नहीं खानी है, ठीक है ना। ये क्या है बेटा? डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। यस यस यस, क्लियर है बेटा? समझ में आ गई मेरी बात? तो जो डी है, डी क्या है? दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। यस, और जो आपका क्यू है बेटा वो है चार्ज। तो आपका डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला बन गया म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। ये वाला जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट कितना होगा? अगर आपसे कोई पूछे इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट कितना होगा, तो आप बोलोगे इस बॉन्ड, ये बॉन्ड दो एटम के बीच बन रहा है, इन दोनों के एटम के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डी है, और इस बॉन्ड में चार्ज कितना है? क्यू। तो बेटा
म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, ठीक है ना। ये आपका बनेगा डाइपोल मोमेंट। क्लियर है बेटा, इसको नोट करो, नोट हो जाए तो फिर डन लिखो, फिर आगे बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं आज, है ना। आज इस डाइपोल मोमेंट को कर ही देते खत्म, और क्या। तुम लोग तो फटाफट से नोट करो इसको। यस यस, फटाफट से नोट कर डालो बेटा, फटाफट से नोट कर डालो। हाँ जी, हो गया, हो गया, डन। यस, वेरी गुड बेटा। अब देखो कुछ और अच्छी अच्छी बातें हम लोग लिखते हैं इसके बारे में, है ना। अब डाइपोल मोमेंट की कुछ यूनिट्स की बात करते हैं हम लोग, है ना। डाइपोल मोमेंट की कुछ यूनिट्स की बात करेंगे बेटा। डाइपोल मोमेंट को हम लोग दो अलग अलग यूनिट में मेजर करने वाले हैं। एक हम लोग सीजीएस सिस्टम में मेजर करेंगे और दूसरा एमकेएस सिस्टम में मेजर करेंगे। ओ भाई सर, ये तो फिजिक्स आ गई, है ना। और मैंने सुना है भाई तुम फिजिक्स में एकदम जबरदस्त, क्या तुम्हारा कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में, क्या सीखी है तुमने फिजिक्स, है ना। जबरदस्त है आप लोगों की फिजिक्स, है ना, ऐसा सुना है मैंने। आइए फिर सीजीएस सिस्टम में हम लोग देख लेते हैं डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है, ठीक है ना। तो बेटा देखो, मान लेते हैं यही वाला है ए और बी, है ना। इस पे जो चार्ज है बेटा वो है पार्शियल पॉजिटिव, इस पे चार्ज है पार्शियल नेगेटिव, ये क्यू है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है डी। क्लियर। तो मान लेते हैं कि जो डी का वैल्यू है बेटा वो 1 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है ना। हम लोग सीजीएस हो या फिर एमकेएस हो, दोनों में ही डी का वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम लेके चलेंगे, ठीक है ना। और 1 एंगस्ट्रॉम का जो मतलब होता है वो होता है बेटा 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। और क्योंकि सीजीएस सिस्टम में हम लोग मेजर कर रहे हैं तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये बनेगा कितना, 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। क्लियर क्लियर क्लियर। अच्छा, फिर हम लोग बात करते हैं बेटा क्यू की। जो चार्ज है, चार्ज इन दोनों पे मान लेते हैं जो चार्ज है वो 1 यूनिट है। कितना चार्ज है बेटा, 1 यूनिट। इस पे 1 यूनिट पॉजिटिव, इस पे 1 यूनिट नेगेटिव। तो आप लोगों ने चार्ज की एक यूनिट सुनी होगी कुलम। यस, चार्ज की एक यूनिट सुनी होगी, कौन सी, कुलम। लेकिन यहां पर सीजीएस से में कुलम नहीं लिखते, सीजीएस में क्या लिखते हैं, अरे बोलो, सीजीएस में चार्ज की जो यूनिट है वो क्या लिखते हैं, जल्दी बताओ, कौन बताएगा। ओ हाँ जी, हाँ जी, कौन बताएगा भाई लोगों, कौन बताएगा सर, कोई बताएगा, अरे बोलो ना यार। यस यस, क्या क्या, अर्ग अर्ग, ओ भाई कब से ईएसयू, अरे लड़के क्या बोला है, कोई बोला है ईएसयू बोला है कोई, क्या बात लड़कों, क्या बात है सर, क्या बात, मतलब ईएसयू बेटा वो होता है 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ईएसयू, ठीक है ना। ईएसयू क्या होता है बेटा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं इसको। यस, क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। ये हम लोग किसमें लिखते हैं, सीजीएस में। क्लियर क्लियर, है ना, है ना, क्या बोले हो यार, जबरदस्त। अब देखो सर, डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है क्यू इंटू डी। आप यहां पर क्यू और डी की वैल्यू लिख दो। सर क्यू का वैल्यू हमारे पास है 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, और जो डी है वो कितना है, वो है सर 10 टू द पावर माइनस 8। यूनिट क्या हो जाएगा, ईएसयू सेंटीमीटर। क्या है बेटा, ईएसयू सेंटीमीटर। देखो ये क्या बन गया, इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 ईएसयू सेंटीमीटर, ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी, आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि ये जो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 ईएसयू सेंटीमीटर है, इसको बोला जाता है 1D। डी बोले तो डिबाई, ये डी का मतलब डूडी नहीं है भैया, ये है डिबाई, है ना बेटा। एक और यूनिट है जो सबसे फेमस यूनिट है ना, जो सबसे फेमस यूनिट है डाइपोल मोमेंट की, वो है डिबाई। और ये किसके बराबर होती है, 10 टू द पावर माइनस 18 ईएसयू सेंटीमीटर, इसको बोला जाता है 1 डिबाई, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट डिबाई लिख देता ना, तब तुम में से हो सकता है बहुत सारे लोग भड़क जाते कि सर ये क्या लिख दिया आपने। इसलिए मैंने इसको पूरा समझाया है। तो यहां से बेटा म्यू का जो वैल्यू मिला वो कितना मिल गया, 4.8 डिबाई। सबसे पहला रिलेशन है जो मैं चाहता हूं तुम लोग याद रखो, है ना। ये चाहे फालतू की चीज ये याद रखो ना रखो, है ना, ये तुम्हें याद रहे ना रहे, तुम्हें ये चीज याद होनी चाहिए कि 10 टू द पावर माइनस 18 ईएसयू सेंटीमीटर को 1 डिबाई बोला जाता है। यस यस यस, इसको 1 डिबाई बोला जाता है। ये नोट करो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नोट हो जाए तो डन लिख देना, फिर आगे चलेंगे। अबे ना 1D ना 2D ना 3D, सिर्फ राहुल डूडी, है ना। हाँ नोट करो, इसको नोट करो, नोट करो, हो जाए तो डन लिखियो भैया,
हो जाए तो बेटा डन लिखना, बेटा हो जाए तो डन लिखना, फिर आगे चलते हैं। अबे लिख लो तुम जल्दी लिख लो बे। यस यस, डन डन डन। ओके, अबे 4.8 तो पहले से था ना, ये 4.8 तो पहले से लिखा है, और यहां पर 10 टू द पावर -18 ESU सेंटीमीटर उसको डिवाइड लिख दिया, तो ये बन गया 4.8 डिवाइड, खत्म। ऐ बोलना यार। यस, अब आगे देखो, अब सर हम लोग बात करते हैं एमकेएस सिस्टम में। यस, एमकेएस सिस्टम में देख लेते हैं, तो अब तुम्हारे लिए समझना आसान हो जाएगा बहुत। ए बी है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, चार्ज है क्यू, और डिस्टेंस है बेटा डी, है ना। तो डी भी आज भी हम लोगों ने 1 एंगस्ट्रॉम ही मानी है, लेकिन क्योंकि एमकेएस है तो इसको मीटर में लेंगे, 10 टू द पावर -10 मीटर हो जाएगा। यस बेटा, चार्ज आज भी हम लोग 1 यूनिट मान रहे हैं, तो 1 यूनिट चार्ज यहां पर कितना हो जाएगा सर, कुलम आएगा, 10 टू द पावर -19 कुलम। यस, आइए सर, म्यू का फॉर्मूला क्या होता है सर, म्यू का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। आ जाओ भैया लिख दो सर, क्यू का वैल्यू हमारे पास है, देखो ये रहा, साथ साथ नोट कर लो बेटा इसको, तो आप चाहो तो 10 टू द पावर -19, और ये कितना हो गया 10 टू द पावर -10। सर इसका यूनिट क्या हो जाएगा सर, इसका यूनिट सीएम है। अबे ओ बाय लोगों, ये सेंटीमीटर नहीं है, ना ही ये चीफ मिनिस्टर है, ये है बेटा कुलम मीटर। ये क्या है कुलम, और ये मीटर, तो कुलम मीटर। यस, आइए तो अब देखो ये मिल गया सर, म्यू इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -29 कुलम मीटर। और सर जो म्यू था उसको अभी हम लोग थोड़ी देर पहले, इसको अभी थोड़ी देर पहले 4.8 डिवाई के इक्वल लिख के आए हैं, तो सर यहां पर आप 4.8 डिवाई लिख दो, इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -29 कुलम मीटर। ठीक है, और आपको जानकर बड़ी ही खुशी होगी कि यहां से मैं 1 डिवाई इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10 टू द पावर -30 कुलम मीटर भी लिख सकता हूं। आपको जानकर बड़ी ही खुशी होगी कि 1 डिवाई इतने कुलम मीटर के बराबर होता है। यस, और ये दूसरा वो एक्सप्रेशन है, ये दूसरा वो फाइनल एक्सप्रेशन है जो मैं चाहता हूं आप लोग याद रखें। यस यस बेटा, ये दो रिलेशन है ना, एमकेएस और डिबाई का, दोनों के साथ रिलेशन मैं चाहता हूं आप लोग याद रखें, इसीलिए मैंने ये सारी कहानी इसीलिए सिखाई है तुम्हें। मैं चाहता तो डायरेक्ट भी लिख सकता था, है ना, मैं चाहता तो डायरेक्ट भी लिख सकता था कि 1 डिबाई इज इक्वल टू इतना ईएसयू सेंटीमीटर, या फिर 1 डिबाई इज इक्वल टू इतना कुलम मीटर, मैं चाहता तो डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन अब तुम्हें पता ही है ना, वो तुम्हें देख के ना, मतलब वो डायरेक्ट लिखने का मन नहीं करता मेरा, है ना। मुझे लगता है यार इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, कक्षा 11th में आए हैं, तो इनको थोड़ा ज्ञान की वृद्धि की जाए इनके, है ना। और पैसे भी पूरे दिए इन्होंने, है ना। कोई बोलेगा साहब डायरेक्ट कैसे लिख दिया, हमने तो पैसे तो पूरे दिए थे, आपने वहां तो आधे पैसे ले लिए, है ना। यस यस, क्लियर क्लियर, हो गया डन डन बेटा, डन लिख देना अगर आप लोगों ने कर लिया है तो, डन लिखना, फिर आगे चलते हैं। हाँ मैं फिर कह देता हूं बेटा, ये सेंटीमीटर नहीं है, ये कुलम मीटर है। यस यस बेटा, क्या है, कुलम मीटर है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चलो फिर। अब देखो, ये तो हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी, और मुझे पता है तुम्हारे खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा जब तुम्हें यह पता लगेगा, क्या, जब तुम्हें यह पता लगेगा कि जो डाइपोल मोमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। सर हमने वेक्टर का नाम सुना है सर ये अलग बात है कि मैं वेक्टर में कुछ आए ना आए, लेकिन हमने सुनने के लिए वेक्टर का नाम बहुत अच्छे ढंग से सुना है। यस सर, वेक्टर क्वांटिटी है साहब, डाइपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और आप लोगों ने यह भी पढ़ा है कि वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। यस, वेक्टर क्वांटिटी की क्या होती है बेटा, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो मैग्नीट्यूड हम लोगों ने पढ़ लिया, मैग्नीट्यूड क्या था, Q इंटू डी, ये बेटा है मैग्नीट्यूड। अब हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्शन की। ठीक है बेटा, डाइपोल मोमेंट जो होता है ना किसी भी बॉन्ड का, उसको इस तरह से दिखाया जाता है, देख रहे हो तीर, और तीर को पीछे से काट दिया ऐसे, है ना, इस तरह से आप, ऐसा तीर था, देखा है ना तुमने, अरे वो तुम्हारा यहां पर बना हुआ तो है ना, ये तीर है बेटा, वो देखा ना तुमने, अरे वो महाभारत रामायण में
वो तीर खींचते हैं ना, इधर से तीर जाता है, तीर में कभी सांप निकल जाता है, कभी तीर में आग निकलती है ना, देखा होगा तुमने मूवीज में और उनमें भी, है ना, सीरियल्स में। तो ये वही तीर है बेटा। तो ये जो डाइपोल मोमेंट है उसको तीर के साइन से दिखाया जाता है। ये जो तीर का साइन है बेटा, इसमें ये वाली जो साइड होती है ये होती है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये जो तीर जिसकी तरफ जा रहा है ना वो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यस, क्या होता है बेटा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। आप बोलोगे सर एग्जांपल दो। यस यस, आप बोलोगे सर एग्जांपल दो। जैसे मान लो मैंने लिखा HF, तो भाई सारी दुनिया जानती है सर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो आपका इस बॉन्ड का जो डाइपोल मोमेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से निकालोगे और डायरेक्शन इस तरह से, रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है। क्लियर? समझ में आ गई? तो जो डाइपोल मोमेंट होता है बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है, वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन भी होती है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो है फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है ना? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होती है। क्लियर है? समझ में आ गई मेरी बात? दादा बोलो। यस, नोट कर लिया आप लोगों ने? हाँ हाँ हाँ, नोट कर लिया आप लोगों ने। आदि पुरुष, अबे ठीक है लिख लो। वो आदि पुरुष वाला वो बेचारा डायलॉग लिख के पछता रहा है? लोग पहुंच गए उसको मारने पीटने। वो बोल रहा है भाई गलती होगी मेरे से। पहले तो बड़ा चौड़ा चोड़ में था वो, है ना, फिर भाई यहां दुनिया है, मतलब ये देश है ना, ये भारत देश है, दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, बताओ, है ना, यहां पे ऐसी चीजें थोड़ी ना चलती है। आइए बेटा, अब इसके बाद हम लोग आगे चलने की कोशिश करते हैं। एक सिंपल सी लाइन लिखी है, एक सिंपल सी लाइन लिखी है, बहुत ही आसान सी लाइन लिखी है कि अगर मैं डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करूं, है ना, अगर मैं डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करूं जैसे HF है, तो इस HF में अभी आपने कहा सर इसका जो डाइपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन इधर होगा, है ना सर, इस पे चार्ज है पार्शियल पॉजिटिव, इस पे चार्ज है पार्शियल नेगेटिव, इस चार्ज को आप बोल दो Q, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इसको बोल दो D। तो ये जो बॉन्ड है, अगर इस बॉन्ड का मुझे डाइपोल मोमेंट निकालना हो, मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो किसके बराबर आ जाएगा? Q इंटू D के बराबर आ जाएगा। यस, और ये जो डाइपोल मोमेंट है बेटा, यस, ये जो आपका मॉलिक्यूल है, क्योंकि डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही तरह का बॉन्ड होगा, और अगर एक ही तरह का बॉन्ड है तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में इस बॉन्ड का जो डाइपोल मोमेंट होगा वही इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट होगा, बिकॉज एक ही बॉन्ड है। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही? ओ भाई लोगों इधर पढ़ लो बे, ओ ज्ञानी लोगों इधर पढ़ लो, इधर इधर, हाँ हाँ, इधर 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 देखो स्क्रीन पे, ये पढ़ लो। हाँ तुम जो भी हो भाई, कट्टर हो, फलाना हो, ढीमका हो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो अभी। डाइपोल मोमेंट काम में आएगा भाई, बाकी कुछ नहीं काम में आएगा, है ना, वरना वो अभी मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, फालतू बात बन जाएगी उसकी। हाँ इसको पढ़ लो बे, हाँ एक कट्टर वट्टर बाद में बनी हो, ये पढ़ लो पहले। देखो क्या बोला है मैंने, वापस सुनो। ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है ना, डायटोमिक मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही तरह का बॉन्ड प्रेजेंट होगा, इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट निकाल लो। यस, इस बॉन्ड का जो डाइपोल मोमेंट होगा वही इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट होगा। लेकिन अगर मान लो किसी में पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होता, है ना, जैसे मान लो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, इस तरह के मॉलिक्यूल है, ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, अब यहां एक नहीं है, तीन तीन बॉन्ड है, तो किसी एक डाइपोल मोमेंट को आप ये नहीं बोल सकते कि मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट के बराबर है, नहीं, है ना, यहां पर हमें तीनों बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके डायटोमिक मॉलिक्यूल की, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉन्ड है। यस, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड का जो डाइपोल मोमेंट होगा वही इस मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट के बराबर होगा। क्लियर है ये चीज, है ना बेटा? नोट कर लो इसको फटाफट से नोट कर लो। जिन लोगों ने नोट कर लिया है वो एक बार फटाफट से डन लिख दो, ठीक है? और ये लोग जो फालतू के कमेंट कर रहे हैं, मैं नाम लिख रहा हूं बेटा इन सबका, मैं इन सबका नाम लिख रहा हूं। अभी तुम्हारा इलाज करवाता हूं परमानेंट, हाँ अभी तुम्हारा इलाज करवाता हूं परमानेंट, जो फालतू के कमेंट कर रहे हैं भाई, हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाओगे, हमेशा के लिए, और नंबर ब्लॉक होगा, नाम नहीं होगा। हाँ अभी लिखो,
है कोई? पीछे निकाल के देखूं कौन था? देखा, समझ में आ गया ना तुम्हें? हाँ, सो हु इज द बॉस हेयर? आई एम द बॉस, ठीक है। और जो बॉस बोले वही काम करने का, ठीक है ना? फालतू बात नहीं, पढ़ाई करो चुपचाप, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सर अगर मान लो आपका मॉलिक्यूल डायटोमिक नहीं है, अगर आपका मॉलिक्यूल पॉलीएटॉमिक है, यस, अगर आपका मॉलिक्यूल कैसा है? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना? तो भैया पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में देखो क्या करना पड़ेगा आपको। मान लो आपका मॉलिक्यूल है कुछ इस तरह का, ये है ए, सेंट्रल एटम ए, और एक है एटम बी और एक एटम है सी, ठीक है ना? ये है आपका सेंट्रल एटम। तो सर इसमें ये वाला जो बॉन्ड है, मान लेते हैं सर इस वाले बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट है ए, यस, और सर ये वाला बॉन्ड डिफरेंट है, तो इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट मान लेते हैं बी, ठीक है। अगर आपको इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट निकालना है, क्या करना पड़ा है? अगर आपको इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट निकालना चाहते हो बेटा, अगर आप इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये दोनों, क्योंकि डाइपोल मोमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, आपको इन दोनों डाइपोल मोमेंट्स का क्या करना पड़ेगा? वेक्टर सम करना पड़ेगा। ओ भाई साहब, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में जितने भी बॉन्ड्स होते हैं उन सारे बॉन्ड्स के डाइपोल मोमेंट का वेक्टर सम अगर करोगे तब आपको मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट मिलेगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई भाई लोगों? यस यस यस, ठीक है बेटा। एक है ये दिव्यांश, क्या नाम है? हाँ, दिव्यांश राजपूत, ठीक है बेटा, तेरा काम हो गया। अब अगर तेरा मैसेज मैंने इसके बाद वापस देखा ना फालतू का, तो फिर तू हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगा, मैं बता रहा हूं। पढ़ लो बे यार, क्यों फालतू बात कर रहे हो तुम लोग? अभी मैं चैट बंद कर दूंगा, है ना? चैट बंद कर दूंगा, फिर तुम्हें मजा नहीं आएगा, फिर तुम कहोगे ऐसे मुंह फाड़ लोगे, सर मजा ही नहीं आ रहा, चैट बंद कर दिया आप लोगों ने, है? वो तो मेरे पास है। यस यस सर, देखो अभी इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। एक बात बताओ, ये एग्जाम्पल लिखने से पहले, ये एग्जाम्पल लिखने से पहले, एग्जाम्पल लिखने से पहले मान लो आप लोगों को ये फॉर्मूला पता है क्या? अगर मान लो एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है ए, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है बी, और इन दोनों वेक्टर के बीच जो एंगल है बेटा वो है थीटा। यस, एंगल कितना है बेटा? थीटा। क्लियर? एंगल कितना है? थीटा। तो अब देखो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा बेटा वो कहां आएगा? यहां आएगा। मैं ऐसे कह सकता हूं। और जो रिजल्टेंट निकलेगा, क्या आप उसका मैग्नीट्यूड बता सकते हो? है जी, जो रिजल्टेंट निकलेगा उसका फॉर्मूला बता सकते हो आप लोग? सर ये वाला फॉर्मूला तो हमने पढ़ा हुआ है सर, फिजिक्स में पढ़ा है सर, फिजिक्स में हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है सर वेक्टर का। यस, तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है? ये जो रिजल्टेंट है बेटा, ये जो रिजल्टेंट है बेटा, इधर मैं लिख रहा हूं अंडर रूट ऑफ, क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बताइए क्या रिजल्टेंट का फॉर्मूला यही होगा? अरे बोलो, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यही निकलेगा क्या? अरे बोलो ना यार, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला पता है तो, और अगर आपको वेक्टर सम करना आता है, अगर आपको वेक्टर सम करना आता है तो आप लोग कभी भी नहीं अटकोगे, सारे क्वेश्चंस आप डाइपोल मोमेंट के कर सकते हो, है ना? लेकिन शर्त क्या है? वेक्टर सम करना आना चाहिए भैया, वेक्टर सम करना आना चाहिए। क्लियर है क्या? है ना? आप लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हो वेक्टर सम, तो मेरी आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग बड़े आराम से वेक्टर सम कर सकते हो। कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों के सामने लिखना चाहता हूं। आइए, जैसे बेटा मैंने एक एग्जांपल लिखा है CO2। अब देखो आप लोग ना स्ट्रक्चर वगैरह बना चुके हो, आप लोगों को शेप वगैरह बनाना आता है, तो कोई आपको टेंशन नहीं आएगी। देखो CO2 की स्ट्रक्चर शेप ऐसी होती है ना, CO2 की शेप ऐसी होती है बेटा, लीनियर होता है ना? अब सोचो, अब सोचो, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है बेटा, इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट किधर होगा? ऑक्सीजन की तरफ होगा। यस, मान लेते हैं इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट है ए, तो इधर वाला जो है इसका डाइपोल मोमेंट भी कितना होगा? ए ही होगा। अरे बोलो ना यार, दोनों बॉन्ड सेम ही तो है। तो आपके पास दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, दो वेक्टर हैं बेटा जिनका मैग्नीट्यूड सेम है,
और ये दो वेक्टर एक दूसरे से कितने एंगल पे हैं? 180 डिग्री के एंगल पे हैं। मानते हो? ये दोनों जो वेक्टर हैं एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पे हैं। यस यस। अगर 180 डिग्री के एंगल पे है तो मुझे बता दो इनका जो रिजल्टेंट म्यू नेट आएगा, नेट डाइपोल मोमेंट कितना आएगा? 0 आएगा। क्या 0 आएगा? यस। अगर आपका नेट डाइपोल मोमेंट 0 है, कभी भी अगर किसी मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट 0 है तो आप लोग बोलोगे कि ये जो मॉलिक्यूल है ये कैसा है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल कैसा होगा बेटा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। मेरी बात समझ में आई? ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। क्लियर? अब मान लो कोई एक अच्छा क्वेश्चन इसमें यह बन सकता है कि सर इसमें ये जो बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड पोलर है क्या? बिल्कुल बेटा, बॉन्ड तो पोलर है, ये वाला बॉन्ड भी पोलर है, ये वाला बॉन्ड भी पोलर है, लेकिन ये दोनों बॉन्ड का जो डाइपोल मोमेंट है वो कैंसिल आउट हो गया, इस वजह से ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। यस 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 बेटा, ये वाला जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये भी पोलर बॉन्ड है। यस, ये वाला बॉन्ड भी पोलर बॉन्ड है। पोलर बॉन्ड है तभी तो डाइपोल डिफाइन हुआ है उसके लिए। अगर मान लो पोलर नहीं होता तो डाइपोल मोमेंट की बात थोड़ी ना करते। ये वाला बॉन्ड भी पोलर बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड भी पोलर बॉन्ड है, लेकिन इन दोनों का वेक्टर सम 0, वेक्टर सम एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, वो 0 आ गया। इसलिए बोलोगे कि आपका जो मॉलिक्यूल है CO2, सर ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है ना। मतलब मॉलिक्यूल नॉन पोलर होने का मतलब ये कभी नहीं होता कि उसमें सारे जो बॉन्ड्स हैं वो नॉन पोलर है। क्या बोल रहा हूं? मेरा क्वेश्चन आपसे क्या है, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मॉलिक्यूल नॉन पोलर है ना, तो उसके जो बॉन्ड है वो पोलर हो सकते हैं। ये बॉन्ड पोलर है, ये वाला बॉन्ड भी पोलर है, लेकिन मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। समझ लो इस बात को, कई बार क्वेश्चन में घुमा देता है। अब कोई लोग बोल रहे हैं 0 कैसे आया? ए भाई रिजल्टेंट कितना आएगा? फॉर्मूला लगा मुन्ना, देख A² प्लस A² प्लस 2A² cos 180। मेरे भैया cos 180 कितना होता है? -1। यस, कोई कह रहा है सर cos 180 तो 0 होता है। अरे कहां से पढ़ के आया भाई? cos 180 कितना होता है? -1। तो ये A² प्लस A² 2A² माइनस 2A², रिजल्टेंट कितना आएगा? 0 आएगा बेटा। रिजल्टेंट कितना आएगा? 0 आएगा। समझ गए मेरी बात को? यस, रिजल्टेंट कितना आएगा? 0 आएगा। बहुत बढ़िया, आगे आओ आगे आओ। देखो एक और एग्जांपल, जैसे मान लो एग्जांपल लिखा है मैंने BeCl2, है ना। वापस से देखते हैं। बेरिलियम है सेंट्रल एटम, इसकी शेप आप सब लोग जानते हो। बेरिलियम दिखने में ऐसा होता है ना। सर ये वाला जो एंगल है वो 180 डिग्री का है, ठीक है ना। मान लेते हैं इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट A है, इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट भी A है। सर दो डाइपोल मोमेंट है 180 डिग्री के एंगल पे है, दो सेम डाइपोल 180 डिग्री के एंगल पे है। जल्दी से बताइए इसका म्यू नेट कितना आएगा? सर इसका म्यू नेट भी 0 है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है सर ये जो बॉन्ड मॉलिक्यूल है ये भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। सर इसमें भी बॉन्ड तो पोलर है। सर अगर आप इंडिविजुअल बॉन्ड की बात करोगे, ये वाला बॉन्ड भी पोलर है, ये वाला बॉन्ड भी पोलर है, लेकिन आपका जो मॉलिक्यूल है बेटा ये कैसा है? नॉन पोलर है। क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ गई? और देखो एग्जांपल, एक एग्जांपल लिखा है मैंने BF3। कौन सा? BF3। क्लियर? आइए BF3 समझते हैं। बेटा BF3 की शेप आप सारे लोग जानते हो। ये देखो BF3 ऐसा ही होता है ना। अरे बोलो बेटा, BF3 में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? सर 120 डिग्री का होता है। यस। अब देखो ये वाला जो बॉन्ड है, सर इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट फ्लोरीन की तरफ होगा, इस वाले बॉन्ड का भी डाइपोल मोमेंट फ्लोरीन की तरफ होगा। मानते हो? मान लेते हैं मैग्नीट्यूड A है इसका, तो इसका भी A होगा। अरे बोलो ना यार, दादा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं और ये वाला जो डाइपोल मोमेंट है ये भी कितना होगा? A ही होगा। सारे बॉन्ड एक ही तरीके के हैं तो डाइपोल मोमेंट भी सेम होगा। अब देखो आपको क्या करना है, वेक्टर सम निकालने के लिए इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो। पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो। सर इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, यस बेटा इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इनके बीच में आएगा, बिल्कुल यहां पर 60 डिग्री पे
अरे बोलो, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इनके बीच में आएगा। सर उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अभी निकाल लेते हैं। सर मैग्नीट्यूड होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस 120। अरे बोलो ना यार, यही होगा क्या? ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस 120, और बेटा कॉस 120 कितना होता है सर? माइनस हाफ। ये माइनस हाफ होगा तो आपको रिजल्टेंट कितना मिलेगा? ए मिलेगा। क्या मेरी बात समझ गए? सर ये जो रिजल्टेंट आएगा वो यहां होगा ए। इन दोनों का रिजल्टेंट ये रहा। अब एक चीज और चेक करो, इन दोनों का रिजल्टेंट ये और ये दोनों सर 180 डिग्री के एंगल पे है। देखो ना, ये दोनों 180 पे है ना। अगर सर ये दोनों सेम डाइपोल्स, दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और 180 डिग्री के एंगल पे हैं, सर इसका म्यू नेट कितना आएगा? 0 आ जाएगा। इसका म्यू नेट कितना होगा बेटा? 0 होगा। और अगर म्यू नेट 0 है तो सर ये मॉलिक्यूल भी कैसा होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आएगा। ये मॉलिक्यूल भी कैसा होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आएगा। तो अगर आपके 3 वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और अगर वो 120 डिग्री के एंगल पे हैं, आपके 3 वेक्टर अगर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, अगर वो 120 डिग्री के एंगल पे हैं, तो रिजल्टेंट कितना होगा? 0 होगा। हर बॉन्ड पोलर है, इंडिविजुअल बॉन्ड पोलर है, लेकिन मॉलिक्यूल कैसा है बेटा? नॉन पोलर है। मेरी बात समझ गए आप लोग शायद? बोलिए, क्या मेरी बात क्लियर है? यस? क्लियर है? बहुत बढ़िया बेटा। और देखो एग्जाम्पल और लिखते हैं हम लोग, है ना? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोग चाहो तो कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने लिखा है PCl5, ठीक है? PCl5 सारी दुनिया जानती है। PCl5 की जो स्ट्रक्चर होती है सारी दुनिया जानती है बनाना, है ना? कैसी होती है सर? यह फॉस्फोरस, सर 3 एटम एक प्लेन में होंगे, है ना? ये रहा सर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होती है। ये 3 एक प्लेन में है, एक प्लेन से बाहर, एक प्लेन से अंदर, ऐसा ही होता है। अरे बोलो, यस यस यस। अरे बोलो ना यार। तो सर इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड ए, दोनों सेम है। सर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ये दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, है ना? और सर अभी हमने पढ़ा, देखो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये जो 3 प्लेन में प्रेजेंट है ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। 3 वेक्टर 120 डिग्री के एंगल पे हैं। अरे बोलो ना, 3 वेक्टर 120 डिग्री के एंगल पे हैं, तो सर कितना हो जाएगा? म्यू नेट सर 0 हो जाएगा। और सर आपका जो मॉलिक्यूल होगा ये भी कैसा होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है भाई? अरे बोलो, क्लियर है? और एग्जांपल देखें, जैसे मान लो NH3 की बात करते हैं, है ना? NH3 नाइट्रोजन। सर NH3 में ये रहा नाइट्रोजन, ये है 3 हाइड्रोजन। ये देखो सर पिरामिड जैसा होता है सर। और ये है बेटा लोन पेयर, ठीक है ना? ये है लोन पेयर। तो देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन में से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट इधर देखो ना बेटा, इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट किधर? इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट इधर आएगा, इस बॉन्ड का इधर, इस बॉन्ड का भी इधर, है ना? ये तीनों डाइपोल मोमेंट ऊपर चले जाएंगे। बोलो, अरे भाई तीनों डाइपोल मोमेंट एक ही तरफ है ना? एक ही तरफ है, तो इसका मतलब नेट डाइपोल मोमेंट भी ऊपर की तरफ होगा, कैंसिल आउट नहीं होगा। अरे बोलो बोलो, कैंसिल आउट नहीं होगा। और ये देखो लोन पेयर जो होता है ना, सुनो, लोन पेयर की वजह से जो डाइपोल मोमेंट आता है वो हमेशा टूवर्ड्स द लोन पेयर होता है। क्या ध्यान में रखना है? क्या ध्यान में रखना है बेटा? वापस सुन लो मेरी बात। लोन पेयर की वजह से जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो हमेशा टूवर्ड्स द लोन पेयर होता है ना, टूवर्ड्स द लोन पेयर होता है। ये होता है बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट, ये होता है बिकॉज ऑफ ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट, है ना? क्या होता है? ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट, है ना? ये किसकी तरफ होता है बेटा? टूवर्ड्स लोन पेयर। हमेशा क्या ध्यान में रखना है? टूवर्ड्स लोन पेयर। किसकी तरफ होगा? टूवर्ड्स लोन पेयर। तो अब एक बात बताओ, क्या इसमें कैंसिल आउट होगा कुछ? क्या इसमें कैंसिल आउट होगा? बेटा ऊपर माना जाता है, आप इसको ऐसे ध्यान रखो, ऊपर माना जाता है, ठीक है ना? क्या इसमें कोई कैंसिल आउट होगा? सर नहीं होगा। सर इसका जो म्यू नेट है सर वो 0 नहीं आएगा। और अगर म्यू नेट 0 नहीं है तो सर ये मॉलिक्यूल कैसा है? सर ये मॉलिक्यूल है पोलर।
ये मॉलिक्यूल कैसा है? पोलर मॉलिक्यूल है। बात समझ में आ गई? अरे बोलो भैया, बात समझ में आ गई? क्लियर है ना? तो अब चलो फिर आपको कुछ होमवर्क दे दे। आपको बताने हैं कि इनमें से कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जो पोलर हैं और कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जो नॉन पोलर है ना। कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, आप लोग चेक करना। H2O लिखा है मान लो, एक मैंने NF3 लिख दिया, ठीक है, एक मैंने HCF4 लिखा है, ठीक है, और एक मैंने लिख दिया मान लो HCF2, PCl3F2, PCl2F3, SF6, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, क्लास बेटा खत्म करते हैं, क्लास अब खत्म करने का टाइम आ गया है ना। SF6 लिख लो, और ऐसे बहुत सारे लिख सकते हो वैसे तो, है ना, कुछ मेन मेन लिखवा रहा हूं मैं आप लोगों को। और क्या लिख सकते हो? ठीक है, इतना ही करना फिर, या तो है भाई। ऐसे मान लो SO3 लिख दिया, SO3 लिख दो, SO2 लिख दो, ठीक है ना। ये वाले चेक करना एक बार, क्लियर? ये वाले होमवर्क है बेटा, ये वाले एक बार आप खुद से चेक करना कि क्या आप लोग इनको कर पाते हो या नहीं। अगली क्लास में जो आपकी रिकॉर्डेड वाली क्लास होगी, सुन लो, उस रिकॉर्डेड वाली क्लास में मैं सारे जितने भी होमवर्क दे रखे हैं इन सबको आज और उस वाली क्लास में आपको मिल जाएंगे सारे होमवर्क के सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो आज आपका रिवीजन, आपका होमवर्क क्या हो गया बेटा? डीपीपी जो आपको आज मिलेगी, और दूसरा आपका जो होमवर्क रहेगा वो है, एक तो आपको रिवीजन करना है बढ़िया से, ठीक है, और आपका और क्या रहेगा, जो क्लास में दिया है ना, जो होमवर्क आपको क्लास में दिया है, ठीक है बेटा, जो होमवर्क आपको क्लास में दिया है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप लोग सारे लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। वीडियो कॉल नहीं बेटा, वीडियो कॉल आज नहीं है ना, नहीं करेंगे, टाइम हो गया अपना, क्लास बस खत्म करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे हम सारे लोग, ठीक है। उम्मीद करता हूं भाई आप लोगों को आज वाला सेशन एकदम बढ़िया ढंग से पसंद आया होगा, मजेदार लगा होगा, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हम लोगों ने सीखी है। डाइपोल मोमेंट अभी खत्म नहीं हुआ है, इसको खत्म करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। डाइपोल मोमेंट एक फजांस रूल आएगा, उसको भी मैं नेक्स्ट वाली क्लास में करवा दूंगा, क्लियर? ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को प्रॉमिस करना है कि सर जितना भी हम लोगों ने पढ़ा अभी तक, इस पूरे वीक में जितना पढ़ लिया सर, उसको हम सारा सब कुछ रिवाइज करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो एकदम बढ़िया ढंग से रिवाइज करके आएंगे, ठीक है ना। वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ऑलराइट, मंडे को मिलेंगे हम लोग सारे लोग, तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें बेटा, हंसते मुस्कुराते रहें, और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम सिर्फ पढ़ने से चलेगा, मुस्कुराने से नहीं। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।